शादी होने के बाद आप किसका ऑर्डर ज़्यादा मानते थे, यूनिट कमांडर का या मैडम का? घर में तो सर मैडम का और रेजिमेंट में यूनिट कमांडर का। वेट कैंटीन की कौन सी ऐसी बात जो आज मिस करते हैं आप? सर दोस्तों के साथ में बैठ के एसएम साहब और सीओ साहब की चुगलियाँ। दुश्मन अगर आपके सामने टैंक लेके खड़ा हो, आप क्या करें? सर वीर अब्दुल हमीद की तरह टैंक को उड़ा देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी पे कोई फिल्म बने तो हीरो कौन होगा? डेफिनेटली सन्नी पाजी। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आप अपना मेडल समर्पित करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जो लड़के मेरे साथ शहीद हुए हैं उनको मैं अपना मेडल समर्पित करना चाहूँगा। जब भारत माँ का कोई बेटा वर्दी पहनता है तो उसकी माँ के आंखों में गर्व के आंसू होते हैं और दिल में देश के लिए दुआ होती है। आज हम बात करने वाले हैं भारत माता के एक ऐसे ही सपूत नायक सूबेदार गुरप्रीत सिंह, सेना मेडल गैलेंट्री, जिन्होंने 5 दिसंबर 2014 को दुश्मनों से, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 6 आतंकवादियों को मार गिराया और अपने पूरे यूनिट की रक्षा की। यूनिट के साथ साथ बहुत सारे सिविलियन परिवार, सेना के परिवार एवं सेना के आयुध एवं शस्त्रों को बचाया। इसके अलावा आप कारगिल युद्ध में भाग ले चुके हैं, मल्टीपल ऑपरेशन में आप भाग ले चुके हैं। इनकी वीर गाथा हमारे नवयुवकों के लिए, देश के नौजवानों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। तो आइए मिलते हैं नायक सूबेदार गुरप्रीत सिंह जी, गैलेंट्री अवार्ड, सेना मेडल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। रियल टॉक विद राकेश शर्मा में आपका स्वागत है और हम बात करते हैं इसमें उन रणबांकुरों के लिए जिन्होंने अपने कर्म, साहस और समर्पण के साथ देश का मान बढ़ाया हो। तो आइए मिलते हैं आज नायक सूबेदार AIG गुरप्रीत सिंह जी, सेना मेडल गैलेंट्री, जो पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर सेना में ज्वाइन किया। सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल और कई मोर्चों पे इन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ाए। 5 दिसंबर 2014 को 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, जिसके लिए इन्हें सेना का गैलेंट्री अवार्ड मिला। तो आइए आज मिलते हैं। गुरप्रीत जी, 1997 में आपने सेना ज्वाइन किया। वो आपकी उम्र महज 18 साल की होगी। क्या प्रेरणा थी सेना ज्वाइन करने से पहले? जय हिंद, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने मेरे को अपने मंच पर आने का मौका दिया। मैं कोई नेता या अभिनेता तो है नहीं हूँ, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। और आर्मी को जब मैंने ज्वाइन किया, तकरीबन मेरी उम्र 18 साल की थी। उस टाइम जोश के साथ मैंने उसको ज्वाइन किया था। और बचपन में फादर को, दादाजी को, चाचा जी को फौज में जो भर्ती हुए थे, उनको देखते हुए हमने इस सेना को ज्वाइन किया था। फैमिली ट्रेडिशन रही है आपकी सेना में? हाँ सर, हमारी फैमिली में मेरे दादाजी फ़ौज में थे और मेरे चाचा जी आर्मी में थे और मेरे ताया जी वो पंजाब पुलिस में थे। और हमारे गांव का माहौल भी आर्मी वाला ही रहता है गांव में नॉर्मल। तो सबको देखते हुए एक उस टाइम पिक्चर रिलीज़ हुई थी, बॉर्डर पिक्चर, तो उनको देखते हुए हमारे को ये मोटिवेशन मिला और आर्मी हमने ज्वाइन किया। तो आर्टिलरी रेजिमेंट क्यों ज्वाइन किया? आर्टिलरी रेजिमेंट सर, जब हम गए थे सेंटर BRO में हमारी भर्ती हुई थी, तो हमारे को उस टाइम पता नहीं था इन्फेंट्री क्या होती है, आर्टिलरी क्या होती है। तो जब हम जा रहे थे तो मेरे अंकल जो चाचा जी थे, उन्होंने बताया कि आप जब जाओगे तो आपको पूछेंगे कि आपने किस में जाना है। तो उन्होंने बताया था कि आप आर्टिलरी बताना। तो हमने उन्हीं के बिहाफ पे वहाँ पर जा करके बताया कि हमारे को आर्टिलरी में हमारे को पोस्टिंग कर दो। और आपको बैकग्राउंड नहीं पता था आर्टिलरी इन्फेंट्री के बारे में, क्या डिफरेंस क्या होता है, बट आपने उनके कहने पे आपने ज्वाइन कर लिया आर्टिलरी? जी सर, उस टाइम इतना नहीं पता था। नॉर्मली जो घर में बातचीत होती थी तो हमारे को ये पता था कि जो चाचा जी या अंकल जी या वो गन चलाते हैं, बड़े वाली गन, बड़े वाले। तो हम वो गन को देख करके ही बोलते थे हम आर्मी में जाना है जी। दूसरी गन हमारी को छोटी लगती थी, इसलिए हम इन्फेंट्री में नहीं जाना चाहते थे। ये रीजन था। गुरप्रीत जी, गन से आपको प्यार था? जी सर। और बचपन से जो आपको एक माहौल मिला, सेना का माहौल मिला, पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ थी? सर जैसे ही मैंने बताया कि मेरे को आर्टिलरी रेजिमेंट में पोस्टिंग मिला, तो उसको ट्रेनिंग के लिए मैं नासिक रोड कैंप में सेंटर में गया था। 1 साल ट्रेनिंग किया
ट्रेनिंग के बाद में मेरे को सर पहली पोस्टिंग कठुआ में मैं गया, मेरी रेजिमेंट थी। और रेजिमेंट में जाने के बाद ही जस्ट उस टाइम हमारी JNK में कठुआ है? JNK में सर, ओके। जो कठुआ JNK में पड़ता है। तो रेजिमेंट में 5-6 महीने जाने के बाद ही उस टाइम कारगिल का जो इंसिडेंट हो गया था। करेक्ट, आप 98 में पोस्टिंग गए होंगे और 99 में कारगिल युद्ध हो गया। जी सर, मैं 98 दिसंबर में पोस्टिंग गया था जी। और 99 मई में ये कारगिल का इंसिडेंट हुआ था। तो लगभग सिर्फ 6 महीने की सर्विस में जब ऐसा वर्ड आप सुनते हैं कारगिल और युद्ध छिड़ गया है, तो एक 18-19 साल के बच्चे के दिमाग में क्या चलता है? सर वो मतलब हमारे उस टाइम युद्ध का माहौल ही ऐसा था कि हम पूरा जोश में रहते थे जी। कि लड़ाई लगेगी, क्योंकि हमारे को इतना, क्योंकि नए नए गए थे, होता क्या ये भी नहीं पता था। तो हम रहते थे कि जाएंगे और उधर दुश्मन के साथ हम सामना करेंगे। ओके। तो उसमें हुआ क्या सर, जैसे हमारे को पहले मैसेज मिलता था कि आपने अपना बेडिंग और जो अपना बैग वगैरह बिस्तर वगैरह बांध के रखना है और कभी भी आपको मूवमेंट के लिए ऑर्डर मिल सकता है। तो अचानक हमारे को जब मूव करने के लिए ऑर्डर मिला तो हमारी रेजिमेंट, हमारा एमटी पार्क है, वहाँ पर इकट्ठी हो रखी थी और अरदास करने के लिए, मंदिर परेड जिसको बोलते जी जी। तो रेजिमेंट खड़ी थी। उसमें कुछ नाम जो थे वो रियर में, जो रियर पार्टी रहती है, पीछे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। उसमें कुछ डिसेबल पर्सन होते हैं या कोई ऐसा पर्सन होता है जो चल फिर नहीं सकता, तो उनको छोड़ के जाते हैं। तो उसमें मेरा भी नाम शामिल किया हुआ था। अच्छा, नया समझ के कि नया समझ के कि इसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल अभी जस्ट आया है, तो मेरा भी नाम उसमें शामिल था। तो जब मैं अपना बिस्तर लेकर के ज्वाइन करने के लिए गया तो मेरे को बोले अपने रियाद में रुकना है। तो मैं भाग करके हमारे सूबेदार साहब थे उनके पास गया कि सर मेरे को साथ में जाना, मैं अकेला नहीं रहूँगा इधर। ओके। तो वो हंसने लग गए, बोले ठीक है आप अपना बिस्तर उठा के लाओ। तो मेरे पास ही बिस्तर था, मैं सिर में बिस्तर उठाया और गाड़ी में माउंट होकर के रेजिमेंट के साथ में ज्वाइन किया। वॉलंटरली सर। क्या बात है। जी सर। एक 19 साल के बच्चे के अंदर जज्बा। जी सर। तो क्या आपका क्या अनुभव रहा 1999 के कारगिल युद्ध में, या आपने क्या रोल प्ले किया? सर रोल प्ले जो 99 में हमने कारगिल युद्ध में देखा वो पूरी लाइफ हमारे काम आया। उसमें हमने प्रैक्टिकल जो वार में होता है वो देखा हमने। किताबों में जो पढ़ाई होती है वो जस्ट ए रेफरेंस होती है। ओके। उसमें बताया जाता है कि ये गन यहाँ लगानी है, जैसे मैं आर्टिलरी में था, इतने इतने मीटर पे गन लगनी है। वहाँ पर ग्राउंड में देखा हमने गन कैसे लगती है और सिचुएशन कैसे होती है। जो अम्युनिशन आता है आर्टिलरी का, वो गन पिट के अंदर गन पिट खोदे जाते हैं। अच्छा। वैसे हम किताबों में पढ़ते गन पिट इतने बाई इतने का होता, मगर वहाँ पर हमने जाकर अपने हाथों से खोदे थे। ओके। और रात भर लगे रहते थे और साथ में हमारे अफसर साहब भी लगे रहते थे रात तक। तो मतलब आपने जो ट्रेनिंग करी उसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन आपको 1-1.5 साल के अंदर मिल गया। शायद ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए एक लेसन बन गया होगा। बिल्कुल सर। मैं उसके बाद मैंने कोर्स किया LGSE, लॉन्ग गन स्टाफ कोर्स किया। ओके। ये मेरी लाइफ में पूरी लाइफ मेरे काम आता रहा जो एक्सपीरियंस था। जब भी मैं कोई बुक उठाता था तो मेरे को पता चल जाता है कि ये हाँ ऐसे होता है, ऐसे हुआ था। थोड़ा सा पीछे आते हैं, कारगिल में आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? वहाँ हमने कट कर दिया था, आप आगे बताएंगे। कारगिल में सर हम नए नए थे, तो उस टाइम हम रेजिमेंट के साथ में ज्वाइन किए। उस टाइम ज़्यादा तो उसमें रोल नए लड़के के लिए कोई देते नहीं है। हमारा वर्किंग का था और जो गन पिट खोदने हैं, और हमारे को ओवरऑल जो लड़ाई का जो सिनेरियो था वो पता चलता रहता था कि हाँ ये सपोर्ट सिस्टम को आप भली भांति देख रहे थे, समझ रहे थे, काम कर रहे थे उसके। जी सर। जो सीनियर काम कर रहे थे उसको हम पीछे वॉच कर रहे थे कि कैसे होता है, कैसे कमांड कंट्रोल होता है, लड़ाई में कैसा माहौल होता है और कैसे उसको हैंडल किया जाता है। आर्टिलरी गन से फायर भी किया था कारगिल में आपने? कारगिल में सर, कारगिल में तो हमारे को मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारी जो रोल होता है अलग अलग रहता है जी। हमारी रेजिमेंट उस टाइम अखनूर में डिप्लाई थी और उस टाइम बाकी किसी भी रेजिमेंट ने फायर नहीं किया था जी। ओनली जो कारगिल के पास रेजिमेंट थी कारगिल में, उसी पॉइंट पे ही हमने फायर किया था। ओके। बाकी सिर्फ रेडी थी। और एक दिन तो ऐसा था कि हम रात को टाइम से खाना लेकर के आ गए थे और बिल्कुल राउंड लोड करके, वो हमारी गन मीडियम गन थी, तो उसमें हमने रस्सी डाल के बैठे हुए थे और हमारे को जोश था नए लड़के के गोला कैसे निकलेगा, अभी बस दबाएंगे। मगर वो अचानक ही जो सिनेरियो हुआ उसके बाद फिर वो ये ऊंची पहाड़ी की लड़ाई थी, एक डिफिकल्ट सिचुएशन था क्योंकि नीचे से फायर करना, बाद में एयरफोर्स का भी रोल आया उसके अंदर। जी सर। ये काफ़ी डिफिकल्ट एरिया था वो आर्टिलरी का। रोल उसमें काफ़ी रहा, उसमें फोर्स गन ने अच्छा रोल प्ले किया। मगर हमारी रेजिमेंट थी वो अखनूर में डिप्लाई थी, हम उसमें रेडी थे
फायर करने के लिए। बाकी पूरी रेजिमेंट जो आर्टिलरी की थी, जो भी आर्मी रेडी थी, मगर रोल सिर्फ जो कारगिल के पॉइंट पर था उन्हीं का ही था। बाकी एज ए डिफेंसिव मोड एज ए में डिफेंसिव मोड पे हमने, या अगर फर्दर एस्केलेशन होता है तो आपका रोल उसमें आने वाला था। जी जी बिल्कुल। बट आपने रियल लाइफ में युद्ध तो देखा, यही बहुत बड़ी यही है सर, सराहना है। युद्ध मतलब सब कुछ सिनेरियो युद्ध वाला ही था हमारे लिए। हमने सब कुछ किया, डिप्लॉयमेंट 1 साल हम वहाँ पर डिप्लॉय रहे। पाकिस्तान को पीछे भागते हुए देख के, ऑल्दो आप एकदम फ्रंट पे नहीं थे, उस समय कैसा लगता था? आपके अंदर यूनिट का माहौल कैसा था, आपके कोलिग्स का? सर माहौल, यहाँ पर हम डिप्लॉय थे, J&K है, तो वहाँ पर वो पंजाबी, हमारी यूनिट भी पंजाबी थी, तो वो भी लोग पंजाबी जानते हैं। जब भी हम कहीं बाहर निकलते थे, एक्सरसाइज के लिए जाते थे या डिप्लॉयमेंट के लिए जाते थे, तो वो जोश के साथ बोलते थे। वो एक वर्ड आता है, सरदारों चक दो फटे। तो वो लोग चलते फिरते हमारे को बोलते, हमारे को जोश आता था कि कभी हमारे को मौका मिले, हम दबाएं लीवर इसका। तो ये जोश रहता था हमेशा। ये हमारा सर उस टाइम रोल था मेन उधर। तो कभी ऐसा डर का माहौल कभी नहीं आया आपके साथ वाले जो आपके एंट्रीमेट थे या जो आपके बैचमेट्स थे, कभी ऐसा डर नहीं लगा कि आज शायद आखिरी दिन हो हमारा या पाकिस्तान का? सर डर का तो नाम निशान ही नहीं था उस टाइम। जोश इतना बड़ा, जोश इतना होता, हम बैठ कर के सोचते हैं कि डर होगा। किसी भी लड़ाई में चले जाओ, डर किसको होता है सर? जिसको पास ट्रेनिंग नहीं है। कोई भी आप काम कर रहे हो, जब आप उसके अच्छा आपको नॉलेज है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, गन है, अगर आपको चलानी नहीं आ रही तो आपको डर है। अगर आप उसको अच्छे ट्रेंड हैं, चला रहे हैं, तो आपको कोई डर नहीं होगा। तो हम अपनी जो ट्रेड वर्क था उसमें अच्छे ट्रेंड थे, हमारे को कोई डर नहीं था। और हमारे जो यूनिट का माहौल था, प्योर यूनिट थी, हम हंसी मजाक करते रहते, हमारे को छुट्टी जाने को भी दिल नहीं करता। क्या बात है जी सर। और फर्स्ट में मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा, छुट्टी मेरी सेंक्शन हुई थी। अच्छा। क्योंकि मेरे को काफ़ी, मैं नया गया था, 6 महीने हो गए थे मेरे को। दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था, और मई जून जुलाई में जाकर के छुट्टियाँ खुलती। तो मेरे को टूए साहब ने बोला, सीनियर जैसे ने बोला कि आपकी छुट्टी बन गई है। 5 दिन की मेरी छुट्टी बनी थी। तो मेरे को अगर बोला आप छुट्टी जाना, तो मैं छुट्टी भी नहीं जा रहा था। तो मैं कहाँ जाऊँ, केरला कैसे जाऊँगा? तो ये माहौल था कि दोस्तों के साथ रहने का उस टाइम जोश था सर। क्यों हम देखते हैं, जैसे हमने कारगिल वॉर मेमोरियल भी मैं विजिट करा था अपने सर्विस के दौरान, तो मैं वहाँ पे डिस्प्लेड है बहुत सारे लोगों के चिट्ठियाँ, अपने घर में चिट्ठियाँ लिखी हैं कि अब मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। कुछ चिट्ठियाँ पहुँच पाई, कुछ नहीं पहुँच पाई, उनके जवाब उनके सैनिकों तक नहीं पहुँच पाया। कभी आपके दिल में आया कि एक आखिरी चिट्ठी लिख के डाल ही देता हूँ, क्या पता आगे क्या हो? आपने नहीं फायर किया, बम आपके ऊपर ही गिर जाए तो? सर जहाँ पर हम डिप्लॉय थे, बॉर्डर तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर था। अच्छा। और पूरी रात फायरिंग होती रहती थी। बम तो मतलब आर्टिलरी का फायर होता था, और हमारी आदत सी बन गई थी। रात को जो कई बार लड़के नए भर्ती होकर के जो रेजिमेंट में आते थे, उठ करके बैठ जाते थे, ये क्या हो रहा है? हम उसको बोलते, सो जाओ, ये डेली का काम आएगा। तो वो 6 महीने हमने पूरा सुनते रहते थे। और लाइटें जलती थी सामने बॉर्डर पे, और बमबारी होती रहती थी। और जो बम्बारमेंट थी वो बॉर्डर पे कंटिन्यू चलती रहती थी। पाकिस्तान से जब गोलाबारी होता था, आर्टिलरी में थे, आपके पास सारा संसाधन था, आप क्या करते थे उस समय? सर हमारा रोल रहता था, रूटीन पहले होता था, उसके बाद ट्रेनिंग पे जोर था। और हम लकी थे कि उस टाइम हम रेजिमेंट में पोस्टिंग गए, हमारे को ट्रेड वर्क सीखने का बहुत मौका मिला, जो कि मेरे बाद में कितना गोला ठोकते थे उधर पाकिस्तान की तरफ? पाकिस्तान के ऊपर सर पता ही नहीं, अनगिनत गोला चलता था। उस टाइम क्या होता था सर, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था। 99 की बात है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा था। हाँ जी। और मैं उसकी कमेंट्री सुन रहा था रेडियो पे। ठीक है सर। उस टाइम जब इंडिया वाले विकेट लेते थे तो दर दर गोली चलते थे। आप इधर से फायर करते थे? मतलब हमारे सामने जो रेजिमेंट थी, जो जिनको अलाउ था, ओके, हमारे को तो परमिशन नहीं थी, क्योंकि हमारे पास मीडियम गन थी। अगर उसका गोला निकल गया तो इंडिया में लड़ाई लग गया। अच्छा। उसका रोल ऐसा था, अगर उसका लीवर दब गया तो इंडिया में लड़ाई शुरू हो गई। मतलब पाकिस्तान अंदर तक घुस जाएगा। वो सिस्टम मोड था हमारा। मगर जो लाइट गन थी, इन्फेंट्री वगैरह थी, उनके पास मोटर गन थी, तो उनका कंटिन्यू फायरिंग होता रहता था। तो हमारे को पता चलता, हम उठ के देते, बीट गिर गया होगा, ये कितना फायरिंग शुरू हो गया, देखना क्या गिरा। ये माहौल चलता रहता था सर। मिस एक विकेट गिरा तो यहाँ से 10 गोला फायर, पता चल गया अभी विकेट गिर गया होगा, देखना क्या हुआ। ये माहौल। सेंचुरी पे क्या होता था?
सेंचुरी में तो सर पता नहीं सेंचुरी फायर होती थी शायद। तो आपने इन्फेंट्री और आर्टिलरी 2 वर्ड बोला, जी जो जिन्हें नहीं पता है उनको शॉर्ट में बताएंगे दोनों का डिफरेंट रोल क्या है, इन्फेंट्री और आर्टिलरी का पोजीशन, और उसके बारे में अगर आप थोड़ा डिस्क्लोज कर सकते इन्फेंट्री का सर जो मेन जो रोल होता है वो पैदल सेना जिसमें हम बोलते हैं। अच्छा, तो फ्रंट उनको आगे फ्रंट रहती है। में फ्रंट लाइन में उनको बॉर्डर के सबसे पास, बॉर्डर के पास उसको लड़ाई लड़ना होता है। जी। उसके पीछे आर्टिलरी होती है जो कि इनडायरेक्ट रोल होता है हमारा। हम सपोर्ट करते हैं उसको। हम उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। जो उनकी एनिमी की आर्टी है उसको हम साइलेंट करने के लिए हमारा रोल होता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा इन्फेंट्री को आगे मूव कराने में हमारा रोल होता है। बेसिकली सपोर्ट सिस्टम आप उसको देते हैं। जी सर, infantry firing को। इनडायरेक्ट सपोर्ट हमारा Indirect रहता है support। सर, डायरेक्ट में नहीं रहता, इनडायरेक्ट सपोर्ट हमारा जी। इन्फेंट्री के साथ में, आर्मर्ड के साथ में। सबसे पहले फायर इन्फेंट्री खोलेगी, आपकी साइड से फायर कब होता है? सर फायर प्लान तो पहले बन जाता है पूरा। ओके अगर हम ऑफेंसिव रोल में हैं तो सब कुछ प्री प्लान होता है। ओके तो हमारे को पता होता है अगर इन्फेंट्री मूव करेगी तो हमारा भी रोल साथ में शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे आर्टिलरी के बिना इन्फेंट्री मूव नहीं करती। ओके उसको पहले आर्टिलरी का फायर चाहिए होता है, हम आगे एरिया खाली कराते हैं तो फिर वो आगे मूव करते हैं। Okay. उसके बाद हम उसके आगे फायर करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। ओके तो दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है सर। मेरा क्वेश्चन अधूरा रह गया, कभी आखिरी चिट्ठी लिखने का मन नहीं करा कि लिख देते हैं, क्या पता? नहीं सर, उस टाइम कोई ऐसा ना तो कभी मन में आया और ना ही कभी ऐसा सोचा था। जी। और हमारे को पता था कि हम जब आए हैं तो जीत के ही जाएंगे। चिट्ठी का क्या मतलब, चिट्ठियां तो लिखते थे मगर ऐसा नहीं लिखते थे कि आखिरी है। हम हौसला देते थे घर वालों को, कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया। इधर साइलेंट है, कुछ नहीं, गाने सुन रहे हैं हम। जब वो टीवी पे न्यूज़ देखते थे, कारगिल की समझते थे, कई बार आपके पास फोन भी आता होगा, उस समय पीसीओ से फोन आता था? उस टाइम सर हाँ, मोबाइल फोन तो नहीं थे, पीसीओ भी नहीं थे, ज्यादातर घर में चिट्ठी आती थी। हाँ। चिट्ठी भी 7-8 दिन के बाद पहुंचती थी। तो हमारे को वो ब्लू और रेड कलर के लिफाफे मिलते थे, 56 एपीओ वाला। 56 एपीओ वाले। उसको हम मेरे को लिखने का शौक था, तो मैं चिट्ठियां तो घर वालों को, रिश्तेदारों को, जब फ्री बैठे थे तो मैं चिट्ठी लिखता रहता था। तो उसको हमारे जेसू साहब होते थे, वहां पर जाकर के उसको सैंक्शन कराना पड़ता। अच्छा। तो सिक्योरिटी रीजन से कुछ ऐसा तो नहीं लिख रहे हम, जो भी है, हाँ, तो हाँ। वहां से उसको साइन कराने, फिर वो चिट्ठियां हम डालते रहते थे। तो घर से भी चिट्ठी का जवाब 15-20 दिन के बाद खोल के दिखाना पड़ता था? वो सर पढ़ते थे ना, कोई सिक्योरिटी मैटर तो नहीं है इसमें जो आप चिट्ठी तो में लिख मतलब रहे हो। आप दिल की बातों भी दिल की बातें भी छुपा कर लिखनी पड़ती थी। जेसीओ साहब पढ़ लेंगे। जेसी साहब पढ़ ले, कभी ऐसी चिट्ठियां भी लिखी जाती थी, वो भी पढ़ लेते थे। ठीक है। आपने बताया लिखने का शौक था, जी सर। कारगिल युद्ध पे कुछ सुनाइए। सर मैं यही कहना चाहूँगा, उस टाइम काफ़ी कैजुअलिटी हमारी साइड में भी हुई थी और पाकिस्तान की साइड में तो अनगिनत हुई थी। तो आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। कितने खुश नसीब है वो जिनका खून वतन के काम आया है, जिनका खून वतन के काम आया है। तो गुरप्रीत जी, आपसे तो मुझे जलन हो रही है। आपने कारगिल देखा, उसके बाद तुरंत आप हाई एलटी थ्वाइस काटने लग गए, तो क्या डिफरेंस था? सर हर एक, जब हम आर्मी में जाते हैं, हर एक एरिया का अलग अलग रोल रहता है। तो कारगिल का रोल अलग था और जो हाईएलटी था, ग्लेशियर का रोल अलग था। उसमें हमारे को बचा के रखना अपने आप को वेदर से सर, उसमें हमारी लड़ाई वेदर के साथ में थी। तो उसमें आपको पता ही है, ठंड में बीमारियां। टेम्परेचर क्या होता वहाँ? टेम्परेचर तो सर -10-15 तो नॉर्मल रहता था। ठीक है। हीटर लगा करके हम उसको 5-7 करते थे नॉर्मल, -10 -5। बेस कैंप की तरफ जाएंगे वहाँ तो 40 -40 से 60 डिग्री तक -40 सर, हाँ -40। जी जी सर। तो उसमें तो बर्फ भी जो आइस जमा हुआ वहाँ पर, वो तो ब्लैक कलर का आइस है, आपने देखा होगा। तो वो तो -40 45 ये टेम्परेचर है। बेस कैंप में हमें भी मौका मिला हुआ है। जी जी सर। थ्वाइस में सारा हम लोग मी-17 से ऑपरेट करते थे। जी जी सर। और इतनी टफ लाइफ वहाँ की है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो समझे कि एक जो हमारा सेना का जवान वहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है, क्या क्या परेशानी आती है आपको? परेशानियाँ सर, अगर वेदर की तो मैंने आपको, जैसे हमने डिस्कस किया कि वेदर की सबसे ज़्यादा परेशानी है। उसके बाद वहाँ से जब वेदर ख़राब होता तो छुट्टी जाते थे, तो वहाँ पर ट्रांजिट कैंप था साथ में। तो वहाँ से हमारे को सुबह भेज देते थे 2:30 बजे थ्वाइस एयरपोर्ट के। थ्वाइस एयरपोर्ट के। थ्वाइस एयरपोर्ट में हम जाते थे, जो बाई एयर जाते थे आईएल के। हाँ, तो वहाँ पर हम जाते थे 2:30 बजे, उठ लेते ब्रेकफास्ट करके, तो हम पहुँच जाते थे एयरपोर्ट पे। पूरा दिन वेट करते थे और वहाँ ठंड इतनी होती थी, पैरों में बर्फ जमती थी, हम भागते रहते थे।
कि पैर थोड़े गर्म रहे। और चंडीगढ़ की तरफ जहाँ से जहाज आता है आयल, तो वो वहाँ देखते रहते थे कि वहाँ से आएगा मगर आशा भरी नज़रों से हम पूरे देखते रहते थे। तो अलग अलग किसी का घर में कोई शादी होता है, किसी का कोई फंक्शन रखा हुआ है, तो सभी हम यही आशा के साथ में सुबह आते थे। मगर 2:30-3 बजे फिर वो बोल देते थे कि नहीं, आज आयल कैंसिल हो गया, आप वापस जाना, वेदर खराब है। तो ये लगातार कई बार, एक बार तो मैंने देखा 7 दिन यही चलता रहा। सुबह उठ के आते थे, यही काम करते थे, वापस चले जाते थे। तो पेशेंस का भी आपका टेस्ट रहता है, मेंटली आपको काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको ये नहीं है, मतलब अर्जेंसी नहीं रहती, तो आपको अपने हिसाब से सेट करना। प्रॉपर खाना भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि फूड डाइजेशन नहीं हो पाता वहाँ पे। खाना सर 12 बजे पूरियाँ, जो फौज में आपको पता है पूरियाँ मिलती है, 12 बजे वो निकल जाती थी। और 1 या 1:30 बजे अगर खाने चल गए तो वो कैसी हार्ड होती है सर्दी में, -10 या 15 में, तो आप वो उसको जैसे वो बिस्किट खाते हैं वैसे चबा करके खानी पड़ती थी। हाँ, तो इंडियन आर्मी का डाइजेशन सिस्टम है कि वो उसको हजम कर ले जाता है। हाँ, वो तो सर साथ में आपको पता ही है। तो वही सिस्टम है इंडियन आर्मी का, वो पत्थर भी खा ले वो भी हजम हो जाता है। तो ये तो ग्लेशियर पोस्ट पे कभी रहना हुआ जहाँ पे हम लोग फूड ड्रॉपिंग के लिए जाते थे मी-17 से, 15 से 20 दिन लगता था कि ट्रूप जाती थी वहाँ पे और दूसरा वापस आता था, 90 दिन का पीरियड होता है। नहीं सर, उसमें मेरे को रहने का मौका नहीं मिला। मैं बेस कैंप में गया था, क्योंकि मैं गन के ऊपर जैसे लेयर होती है जो गन को ले करते हैं और फायर करते हैं, मैं लेयर था गन का। और मैं जब हमारी गन फायर करने जाती थी बेस कैंप में, तो मैं साथ में जाता था, उनके साथ फायर करता था। उसके बाद हम बेस कैंप में रहते थे। पोस्टों पे मेरे को कभी पोस्ट में डायरेक्ट पोस्ट में जाने का मौका नहीं मिला। गुरप्रीत जी, जैसा हम सबको पता है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड हम मेंटेन कर रहे हैं। मतलब दुनिया में कोई इससे ऊंचाई पे कोई सोल्जर आज तक ना अपना पोजीशन बांध के रखा है ना कायम रखा है, ठीक है, और हमने उसको आज तक मेंटेन कर रखा है। एंड हैट्स ऑफ टू इंडियन सोल्जर्स एंड पीपल मेंटेनिंग दैट। तो इतनी टफनेस के बावजूद भी लोग मनोबल बना करके रखते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो डेली शेड्यूल है उसके बारे में थोड़ा सा लाइट डालेंगे गुरप्रीत जी फॉर आवर ऑडियंस? सर, शेड्यूल तो उसमें ज़्यादातर अपने बॉडी का लड़ाई रहता है सर उसमें। जी, अगर जिंदा रह गए तो सर दुश्मन को तो संभाल ही लेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो जो सॉक्स वगैरह होती है, 2-2, 3-3 सॉक्स पहन के हम रखते हैं उसमें, पैरों का सर्दी से बचाने के लिए। फ्रॉस्ट बाइट करके एक प्रॉब्लम होती है, जी स्नो बाइट भी बोलते हैं। जी सर, चिलबलिन की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, तो वो ज़्यादा होने का डर रहता है, क्योंकि अगर वो एक बार होगा तो फिर वो जो आपके अंग है उसको काटना पड़ेगा, नहीं तो वो ठीक नहीं हो पाता। तो वो सबसे बड़ा मतलब चैलेंज रहता है उसको। इसलिए लोग हमेशा रेगुलरली नहाते भी नहीं है सर। यही है कि जो पोस्ट पे रहते हैं वो शेव ही नहीं करते, क्योंकि अगर कहीं कट लग गया तो वो जख्म जल्दी ठीक नहीं होता। तो इसलिए वो जब वहाँ पर ऑफिसर वगैरह जाते थे तो उनके बड़ी बड़ी दाढ़ी 3 महीने के बाद आते थे, तो घर वाले भी पहचान नहीं पाते जब पोस्ट से नीचे उतरते। इवन सॉक्स भी जब 3-4 डालते हैं, हम लोगों ने भी किया हुआ है। जी सर। अगर आपको पसीना आ गया और इस बर्फ में तब्दील हो गया तो पैर को भी काट सकता है, ये भी कंडीशन आया। जी सर, ये तो वही जो चिलबलन की बीमारी है, अगर आप में बर्फ लग गई एक बार वो ठीक नहीं होगी सर, उसको काटना ही पड़ेगा। हाँ, वहाँ फ्रूटी भी क्या होता था, हमें मिलता था ना, तो फ्रूटी को उबाल के पीना पड़ेगा क्योंकि वो पत्थर बनती। अरे सर, मतलब जो भी उधर जूस वगैरह जो फ्रूटी वगैरह बोलते हैं, तो 20-22 किस्म के तो बिस्किट वगैरह सामान जो आता खाया नहीं जाता वहाँ पर, वो कम लगती है जी। और बाहर कम है वहाँ पर, प्लास्टिक एयर रेजिस्टेंस है वो कम है बहुत। और प्लास्टिक एयर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। जी सर। और आपको जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका भी रेंज वेरी करने लग गया था। अच्छा, तो आपको अपनी ट्रेनिंग को भी वहाँ पर मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग तरीके से आपको एम करने पड़ते हैं। लंबे टाइम तक रहने में मेमोरी भी कम होता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन कम है और वेदर कंडीशन बहुत डिफरेंट है। सर, जैसे सभी लोग बोलते हैं और होता भी है, ऐसे बोलने से मेंटली कंडीशन और खराब हो जाती है कि हाँ ऐसे होता है, मेरे को 3 महीने हो गए हैं, ये लोग बोलते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो होता है सर, जो रहे हैं उनको
बेटर पता है। विनीत सर, पता नहीं आप कितनी बार गए हैं। मैं तो जब उधमपुर जम्मू में था तो हमारा रेगुलर वहाँ Mi-17 से जाना होता था और 15 दिन काटना बहुत टफ होता था कंडीशन। वहाँ पर तो सर अगर वैसे भी कोई चीज भूल गए तो हम बोलते थे यार मेरे को तो लग रहा है हो गया सर, इफेक्ट हो गया। और पीस यूनिट में आने के बाद लोग मजाक भी उड़ाते हैं, इससे मत ज्यादा पूछो, ये अभी हाईएलटी रिटर्न है, इसको पता तो होगा नहीं कुछ। कई सर जो लड़के थे पोस्ट काट के आते थे, वो नीचे रियर में उतरते थे, बोले इसको क्या पूछना है, तो भूल गया होगा। तो ये कॉमन चलती रहती थी सर जी। तो होता है सर इसमें। कोई कॉमन प्रॉब्लम जो हाई एलटी की हम डिस्कस करें? सर कॉमन तो जैसे सांस लेने में जिसका बीपी वगैरह, वैसे तो जब हाई एल्टी में जाते हैं तो क्लाइमेटेशन करते ही चलते हैं 48 आवर्स का। जी सर, वो जैसे नीचे से रेजिमेंट ऊपर चढ़ती है, अगर 15,000 फीट के ऊपर आप जा रहे हो तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर आपको क्लाइमेट किया जाता है। 4-5 दिन रुकने के बाद जैसे आपका सेट हो जाता है बॉडी, उसके बाद फिर ऊपर लेके मतलब उस वेदर कंडीशन में शरीर को उसको क्लाइमेटेशन किया जाता है। अगर बीच में किसी को प्रॉब्लम आ गई उसको वहीं से नीचे डाउन वापस कर देते हैं। उसका आपका डेली रेगुलर बीपी मेजरमेंट होता है, रजिस्टर लगा होता है, उसमें आपका हर एक का नोट किया जाता है, किसी का बीपी वैरी तो नहीं कर रहा। एक कंडीशन मैं बताऊंगा, कई बार हम लोग वहाँ फूड ड्रॉपिंग के लिए जाते थे। अगर किसी पोस्ट पे अगर 100 मीटर भी दूर फूड ड्रॉपिंग हो गया किसी कारण से, क्योंकि सामने से पाकिस्तान की भी फायरिंग आती थी, जब यहाँ से उस समय चेतक चिता से ड्रॉपिंग होती थी, Mi-17 से सामान जाएगा तो उसको भी 100 मीटर ले जाना बहुत मुश्किल काम है, फूड को भी। और वहाँ लाइफलाइन 2 चीज़ें, फूड और केरोसिन। हाँ सर, केरोसिन अगर ज़्यादा दूर गिर गया तो उसको फिर उठाते भी नहीं थे, वो गया समझ लो। अगर कहीं करवास में नीचे गैप में गिर गया, अगर कहीं नज़दीक है तो उसको फिर ट्रुक जाते थे, पार्ट में उठा करके लाते थे। उसमें ज़्यादातर लड़ाई थी केरोसिन, फूड की और पानी की। पानी तो ज़्यादातर बर्फ का बनाते थे, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है। जब वो बंदा ग्लेशियर से बाहर नीचे डाउन होते हैं तो बॉडी भी अलग से रिएक्ट करती है आपकी। तो पानी अगर आपको नीचे लाना तो फिर आपको पखाल होती है, जहाँ आपकी जो कैनी वगैरह होती है भर के लाना, वो भी नीचे से ऊपर चढ़ना आपने। तो यही लड़ाई है मेन अपने आप को बचाने की। और बर्फ से पानी बनाने के लिए भी अगेन केरोसिन चाहिए ही चाहिए। जी सर, बर्फ में पानी बनाना तो उसको गर्म करना पड़ेगा, तो गर्म करने के लिए फिर केरोसिन की तो मेन लड़ाई सर। इवन टमाटर है वहाँ पत्थर हो जाता है, उसको भी पहले उबालना पड़ेगा नॉर्मल, जब वो हाई टेम्परेचर पे उबलेगा फिर उसको काट सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो टमाटर हो गया कोई भी सब्जी है, वो नीचे से चिकन जाता था तो चिकन वहां पर तो जिंदा नहीं जाता था, तो कटा हुआ जाता था। जब उसको उठाते थे पत्थर की तरह होता था, एक दूसरे के मारते ऐसे, कभी मीट कटिंग जाते थे। तो वो भी मतलब बर्फ से बना हुआ था, उसको पानी में रखते फिर तब जाकर गर्म पानी में उबालते थे, फिर पिघलता था। ये तो सर हर सब्जी के साथ में अगर आपका हाथ भी रात को बाहर रह गया, तो हमारे लड़के थे, कभी रात को अगर हाथ आपका बाहर रह गया लटकता हुआ तो सुबह तक फिर वो सुन्न हो जाता था, और उसको मतलब बाद में वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता था। कई केस हुए हमारे। गुरप्रीत सर, सियाचिन की कंडीशन पे हम बात करें तो आपके दिल की कोई आवाज़ हो, बात हो? सर इसके लिए तो मैं चंद लाइनें बोलना चाहूँगा। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मेरे मुल्क की, कभी सरहद पे चल के देख लेना, कभी सरहद पे चल के देख लेना। सही बात। इसका मतलब आपकी मेमोरी अभी भी ठीक है। ऐसे समझो। गुरप्रीत जी, आपके रैंक के साथ AIG लग रखा है, ऑडियंस को बताएंगे AIG क्या है? सर AIG का फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्टर इन गनरी। इंस्ट्रक्टर रेटिंग जिसको हम कहते हैं। इंस्ट्रक्टर सर जैसे आम जो आर्मी में मैक्सिमम होते हैं, हम वाई ग्रुप में होते हैं। अच्छा, तो ये मेरा टेक्निकल ग्रेड में कन्वर्ट हो गया था। उसके लिए एक डायरेक्ट टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पे, वहाँ पर मैं गया था और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। और फिर मैं वहाँ पर LGSC लॉन्ग गनरी स्टाफ कोर्स होता है, जो वो करते हैं, जो जवान करता है उसको AIG बोलते हैं, जो ऑफिसर करता है उसको IG बोलते हैं। अच्छा, उनको इंस्ट्रक्टर इन गनरी, और जो जवान होता है JCNC उसको AIG असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर इन गनरी। इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क सर, जो हमारा आर्टिलरी का जो वेपन है, गन है, तो गन को ट्रेनिंग देने के लिए जो इंस्ट्रक्टर होते हैं रेजिमेंट में, तो वो हमारे को ट्रेनिंग दिया जाता है, गन का टेक्निकल ट्रेनिंग। तो आप आर्टिलरी स्कूल में एज एन इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं, आप सिखा सकते हैं लोगों को? सर जब हम ये कोर्स करते हैं, ये स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में होता है जी, तो वहाँ पर बैच होता है सर 40 का 50 का। तो उस बैच में जो लड़के टॉप करते हैं, टॉप 5 में या 10 में फिनिश करते हैं,
उनको वहाँ पर एज ए इंस्ट्रक्टर रिटेन किया जाता है। तो मैं उसमें टॉप 5 में फिनिश किया था। तो मेरे को एज ए इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग अफसर को ट्रेनिंग देने के लिए, तो वायुज को ट्रेनिंग देने के लिए मैं 3 साल वहाँ पर स्कूल में एज ए इंस्ट्रक्टर रिटेन रहा। तो वहाँ पर हम ट्रेनिंग देते रहे अफसर। इसका फ़ायदा फर्दर आपको फील्ड में भी मिला, ड्यूटी में भी मिला, आगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपने बहुत सारे सेना के जवान अधिकारियों को भी आर्टिलरी की शिक्षा दी। हम थोड़ा सा इसमें डीप में जाएंगे कि रेंज क्या है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज जो आर्टिलरी का है। सर जो लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज आप बात कर रहे हो वो गन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। जैसे लाइट गन है उसका रेंज कम है और उसका एंगल हाई है। आर्टिलरी में लो रेंज और मीडियम रेंज, हाई रेंज क्या डिफरेंस है फायरिंग में? सर रेंज जो है वेरी करता है गन के ऊपर। ओके। जो गन है आपकी उसका लाइट गन है उसका रेंज अलग है, फील्ड है उसका अलग है, मीडियम का अलग है, बफोर्स का अलग है। ओके। तो एरिया के हिसाब से जो गन जहाँ पर शूट करती है उसी हिसाब से लगाती है। कोई गन हाई एंगल पे फायर करती है तो उसको पहाड़ी के साथ में लगाया जाता है। ओके। कोई गन 45 डिग्री बिलो 45 डिग्री फायर करती है, जैसे मीडियम गन है ओके। तो उसको राजस्थान वगैरह एरिया में ज़्यादा यूज किया जाता है, प्लेन ओके। एरिया में। तो कोई जैसे बफोर्स है वो लॉन्ग रेंज भी है और हाई एंगल में भी फायर करती है। तो उसको कारगिल जेल में जब कारगिल वार में उसको हीरो माना गया था। ओके। तो बफोर्स गन को मल्टीपल यूज किया। कितने दूरी तक मार सकती है? वैसे प्लेन एरिया में सर 30 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है। अगर हाई एल्टी में जाता है तो रेंज एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि बार कम होती है, प्लास्टिक एयर रेसिस्टेंस, तो उसके हिसाब से उसका रेंज और जितनी हाइट पे चलते रहेगी उतनी हाइट पे उसका हाइट कितनी जाएगी उसकी मारक क्षमता? प्लेन एरिया में 30 किलोमीटर तक सर। और अगर हाई एल्टी एरिया तो डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, कितनी हाई एल्टी के ऊपर जा रहे हैं आप। तो जैसे हाइट बढ़ेगा उसका तो रेंज और थोड़ा बढ़ सकता है। 37 किलोमीटर तक वो जैसे जैसे हाइट आपकी बढ़ती जाएगी उसका रेंज एक्सटेंड होता जाएगा। एक गन समझते हैं फॉर एग्जांपल बफोर्स। जी सर। अगर मैं एक्यूरेसी उसकी पूछूं तो एक्यूरेसी के बारे में क्या बता सकते हैं? उसके ऊपर सर वेरियस टाइप का अम्यूनिशन होता है। अच्छा। अगर मेरे को ब्रिज को हिट करना है Okay. बिल्कुल पिन पॉइंट, तो एक क्राशनोकोल अम्यूनिशन होता है। अच्छा। वो लेजर गाइडेड होता है। तो आप जो ओपी होता है हमारा ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है वो उसके ऊपर लेजर गाइड कर देगा जिस पॉइंट को हिट करना है। तो मैं यहाँ से फोर्स का फायर करूंगा तो वो पॉइंट को जाकर के हिट करेगा जहाँ पर लेजर गाइड हो। चाहे मेरा राउंड लेफ्ट राइट जा रहा है वो घूम करके वहीं पे मारेगा। वहीं के हिट पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं। नॉर्मल हमारा एरिया टारगेट होता है, जैसे किसी कंपनी के ऊपर फायर कर रहा है तो वो वर्कआउट करते हैं। हमारा जो ओपी होता है वर्कआउट करके देता है कितनी गन चाहिए उसको, वो नेचर ऑफ टारगेट में ही बता देता है। मेरे को बैटरी फायर चाहिए, रेजिमेंट फायर चाहिए, उसके अलग अलग जब वो इनिशियल में ऑर्डर देते हैं उसी से पता चल जाता है कि अभी इसको कितना फायर है। तो फायरर के हाथ में क्या होता है, लाइक विंड ड्रिफ्ट? जो फायरर मींस जो जैसे मेरा ट्रेड है AIG, तो वो जो मेरा ओपी होगा वो मेरे को टारगेट का 6 फिगर GR पास कर देगा। अच्छा। ठीक है सर। ईस्टिंग नॉर्थिंग मेरे को दे देगा, Coordinates. उसके बाद कोऑर्डिनेशन दे देगा। Okay. कोऑर्डिनेट तो Okay. मैं अपने जो मेरा जहाँ पर मेरा बैटरी पोजीशन है गन लगी हुई है वहां से उसका कोऑर्डिनेट वर्कआउट करूंगा। उसका रेंज मेरे पास आ जाएगा, वेरिंग आ जाएगा। उसके बाद वो जो अलाउंसेस है वो वेदर के हिसाब से, या तो हमारा मैट होता है, हम बैलून छोड़ते हैं हमारे को मैट से मिल जाता है, नहीं तो हम लाइव एक पहले शूट करते हैं डेटम शूट, Okay. उससे हम उसका वेदर निकाल लेते हैं। वो 2 घंटे के लिए हमारा वैलिड रहता है। तो उसी से हम अपना फायरिंग कंटिन्यू करते हैं, वो सबसे एक्यूरेट होता है। जी। इसमें ट्रेनिंग आपका कितना काम आता है? ट्रेनिंग ही तो सर काम है। अगर आप जैसे मैं स्कूल में था, मैंने 3 साल अफसर को ट्रेनिंग दी है और मेरे को ऐसा होता था कि कभी मेरे को मौका मिले, जब मैं गया था बारामूला में मेरे रेजिमेंट में, मैंने यही था कि कभी मेरे को मौका मिलेगा तो ये अलाउंसेस मैं वैसे ही निकाल देता था सर। ओके। क्योंकि हमारे को वैसे ही पता था कि इतना वेदर है, इधर से इतना इफेक्ट है, ज़्यादातर इफेक्ट टेम्परेचर का पड़ता तो मैं उसी का अलाउंस लगा करके फायर कर देते जल्दी। विंड का भी पड़ता है अगर हाई विंड हो? विंड का सर एंगल से पड़ता है। ओके। विंड अगर 90 डिग्री कट कर रही है तो ओके। आपको ज़्यादा ड्रिफ्ट लगानी पड़ेगी। अगर वो 15 डिग्री या 10 डिग्री है तो कम पड़ा। और विंड कितनी स्पीड से आ रही है, ये सारी कैलकुलेशन आप सारी करते हैं? कैलकुलेशन टेक्निकल काम होता था उसमें, वो ठीक है। वर्कआउट करना। नहीं, हमें क्या लगता था कि फायर किया जाके मार दिया। नहीं सर, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। पहले हम भी ऐसे ही बोलते थे, जब मैं कारगिल वार में ज्वाइन किया था नए नए, तो हम बोलते थे AIG हमारे होते थे, हमारे इंस्ट्रक्टर, तो ऐसे ही हल्ला करते रहते हैं सारा दिन। तो जब खुद बने तब पता चला कि नहीं, बहुत डिफरेंट काम होता है और टेक्निकल और एक्यूरेसी का काम है, जिम्मेदारी का काम है। एक्यूरेसी और जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि ये लाइफ के साथ इसका कनेक्शन रहता है। थोड़ा भी लेफ्ट राइट हो गया तो आप ऑन ट्रुप्स को भी घायल कर सकते हैं, गलत जगह फायर ना हो जाए। देखिए गुरप्रीत जी, आपने
10 से 12 साल आर्टिलरी की ट्रेनिंग करी। आर्टिलरी स्कूल में आप गए एज एन इंस्ट्रक्टर, इतनी प्रोफिशिएंसी हायर की, लेकिन जिसको कहते हैं ना किस्मत कहाँ लेके जाती है, और आपकी किस्मत का या आपके कैरियर का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो क्लोज कॉम्बैट हुआ। उसमें गन का कुछ काम नहीं आया जो आपने ज़िंदगी में देखा है, उसमें आपने क्लोज कॉम्बैट से ही जो इंसिडेंट हम आगे अपने ऑडियंस को बताएंगे, उसमें आपने क्लोज कॉम्बैट के स्किल के थ्रू ही आपने लोगों को सक्सेस दिलाया, अपने बैटरी को सक्सेस दिलाया है। तो कितना किस्मत का कितना बड़ा रोल है, देखिए। बिल्कुल सर, आपने जो बताया, बोलते हैं हथियार कौन सा अच्छा रहता है, तो हथियार होता है मौके का जी। तो हमारा अभी मैं अगर बोलूँ तो मेरे पास हथियार है, अगर आरटी गन है, मगर रोल कौन सा है आपका और मौके पे आपको क्या चाहिए। अभी आरटी गन तो मैं मिलिटेंट के ऊपर फायर नहीं कर सकता अगर मेरा कम्बैट आमने सामने का लड़ाई चल रहा है, तो उसके लिए मेरे को जो भी मेरे हाथ में है उसको यूज करना है, चाहे आपके हाथ में वेपन है चाहे डंडा भी है जी। तो उसी से आपने अपना बेस्ट देना है। तो यही सर हमने उस टाइम रियलाइज किया। कारगिल का ऐतिहासिक वार और भारत की जीत, इसके बाद यूनिट का माहौल कैसा था और आप लोग कैसा महसूस कर रहे थे वहाँ पे? सर उस टाइम मैं जैसे आपको बताया कि हमारा डिफेंसिव रोल था और न्यूज़ रेडियो वगैरह होते थे। रेडियो पे जैसे ही हमारे को पता चला कि .4825 फतेह भारत का तिरंगा लहरा दिया टाइगर हिल्स तो पे, सब जंप करके उठे सर। तो जोश के साथ भंगड़ा डालने लगे जैसे हमारे होता है, तो पूरा खुशनुमा माहौल था। और रमपंच भी हुआ, मतलब कोई उत्सव की तरह जैसे कोई मनाता है, तो ऐसे ही माहौल हो गया हमारा भी और सिविलियनों का भी। यूनिट में कुछ रमपंच इस तरह चल वो होता है सर, बड़ा खाना वो पीले चावल और वो एक रम का पैक जी जी जी, और चिकन तो हमारे तो फिर आपको पता थोड़ा सा चलता है बढ़िया जी। तो ये माहौल सर बहुत अच्छा माहौल रहा। और हम मतलब उस टाइम यंग थे तो हम बोलते थे अभी इसको खत्म नहीं करना, इसको चलने दो और ये फिर तंग करेगा, अंदर घुस के मारेंगे। हमारे को भी पता नहीं था कि क्या माहौल हुआ कि नहीं, हम बोलते थे फिर आना पड़ेगा, 1 साल लगाना पड़ेगा, खत्म करके चलो तो और चलो आगे कुछ नहीं होता। आपने उसके बाद घर जाने का मौका मिला, क्योंकि आपने पहले बताया आपने छुट्टी डिनाई कर दी थी। सर मेरे को जैसे मैंने बोला मेरे को 5 दिन का छुट्टी मिला था, वही सामने पे बुक निकाली, उन्होंने देखा किसने कब छुट्टी काटा, तो हमारे 2 लड़के थे तो उन्होंने उनको बाय ऑर्डर छुट्टी भेजा, 5 दिन छुट्टी दिया था। तो हमारे पास क्योंकि हम जब लड़ाई में आए थे 6 महीने पहले, तो हम कोई अपना सिविल ड्रेस नहीं लेके आए थे, तो हम जो हमारे पहना हुआ था आर्मी ड्रेस उसी से ही हम वर्दी में ही हम छुट्टी गए थे। तो जैसे ही मैंने वहाँ से छोटी मेटाडोर होती है बस पकड़ा अखनूर से, तो बस काफ़ी मतलब भीड़ थी उसमें भरी हुई, तो जैसे मैं गया तो मेरे को देख करके लोगों ने सीट छोड़ दी। अच्छा, क्योंकि आप वर्दी में थे? मैं वर्दी में था सर। अच्छा। और ये इंसिडेंट मतलब ताज़ा हुआ था और लोग इतनी रिस्पेक्ट कर रहे थे, और मतलब मेरे को अपने आप को हुआ कि यार मैं तो फौजी हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, मगर लेडीज भी मेरे को सीट छोड़ रहे थे। ये सम्मान सेना ये सम्मान था सर। वहाँ से फिर मैं जब पंजाब में इंटर हुआ तो मैंने जलंधर में बस पकड़ा, बस स्टैंड में, तो मैं बस में बैठा था, मेरे वर्दी पहनी हुई थी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। तो एक माता, एज होगी तकरीबन 60 अप्रॉक्स, तो वो आई, मेरे को पंखी उस टाइम होती थी जो पंखी मतलब लहराती। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ उसकी तरफ, तो उसकी बेटी आई, बोली भैया आप फील नहीं करना, मेरी माता का जो बेटा वो भी फौज में है। अच्छा। तो फिर वो माता मेरे को पूछने लगी कि अभी माहौल कैसा है, तो मैं बोला नहीं माता अभी ठीक है, देखो छुट्टी आ गई, हमने जो कारगिल है वो फतेह कर लिया, तो आप अभी टेंशन नहीं लेना। फिर वहां से जब मैं घर में गया सर, तो पूरा गांव मेरा पता नहीं आया। क्या बात। तो मेरे घर में मतलब जो मेरे आस पड़ोस के थे वो माता से पूछते थे, क्योंकि वो न्यूज में चलता रहता था, तो अभी माहौल कैसा। जब मैं बोला, पता चला कि घर में आया, तो जिनके रिश्तेदार थे वो भी, क्योंकि पहले हम ही आए थे छुट्टी, तो वो पूरा गांव हमारे घर में इकट्ठा हो गया। तो ऐसा माहौल हो गया था जैसे कोई उत्सव हो रहा है, सेलिब्रिटी पूरा गांव उत्सव मना रहा है। मेरे ड्रेस पहना हुआ था, मेरे को ये था कोई सिविल ड्रेस भी नहीं आई, सब मेरी तरफ भाग रहे थे। पूरी लाइमलाइट आपने ली। जी सर। गांव का बेटा आया, सर, और कारगिल फतेह करके आया। और उस टाइम सिंगरों के भी गाने काफी आ रखे थे टीवी में मोटिवेशन के लिए, तो वो सुनते रहते थे। और जब गए तो बहुत मतलब तगड़ा माहौल था सर घर में। तो आपसे लोग किस्से सुनाने को भी कह रहे हो कि कैसे आपने भगाया, कैसे फायर किया, कैसे उनके भागने पे मजबूर किया। कई तो रिटायर फौजी आ जाते थे, वो अपनी कहानी भी सुनाते थे साथ में, हमने भी ऐसे किया था, जब हुआ 71 में ऐसे किया, 65 में ऐसे किया।
तो अच्छा माहौल था सर उस टाइम, फील होता था, नए नए थे सर उस टाइम फौज में। कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं आया? रिश्ते तो सर मतलब लड़ाई देख के तो थोड़े कम ही हो गए उसके बाद में माहौल ठीक हुआ। माहौल ठीक हुआ। उस टाइम तो सभी डर गए थे, रिश्ते वाले भी जिनके चल रहे थे वो भी थोड़ा डर स्लो गए। हो गया था काम कि लड़का बॉर्डर पे है। लड़का बॉर्डर पे या पता नहीं आएगा पता नहीं आएगा। शादी आपकी कब हुई? शादी सर मेरी होती है सब 2001 में। ओके। हाँ 2001 में मेरी शादी हुआ। जो मेरे फादर इन लॉ थे वो भी आर्मी में थे और वो भी आरटी में थे। अरे अच्छा। वाह। तो उन्होंने शायद इसी वजह से तो उनका फायर सही निशाने पे लगा। हाँ सर, उन्होंने फायर निशाने पे लगाया अपना और हिट हो गया सर। गुड। और आज तक डैमेज आज तक, हाँ सर आज तक डैमेज हो रहा है, आज तक रिकवर नहीं हो पाए। कवर नहीं हो पाया सर, बिल्कुल सर। नहीं, आप यहाँ पे बोल रहे हैं, पॉडकास्ट भाभी जी भी सुनेंगी, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक इंतजार हो रहा हो घर में कि क्या डैमेज है और क्या कहानी है। वो कमेंट में बताएंगे। ये सर मतलब जो फौजी बंदा होता है ना सब हर सिचुएशन के लिए रेडी होता है वो। तो कुछ भी आ जाए, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी लड़ाई हो, झेल लेगा, कोई प्रॉब्लम। सर जैसे मैं यहाँ से छुट्टी गया घर में, तो उस टाइम सभी घरों से निमंत्रित आते रहते थे कि आज हमारे घर खाना। तो कुछ ना कुछ, जैसे हमारे पंजाब में रहता है खोआ, पंजीरी, तो मतलब सब घरों से ये निमंत्रित आते रहता था। कहीं लंच भी डिनर भी अलग अलग घर में कभी लंच कभी डिनर अलग अलग घर में हम मतलब चलता रहता था। तो पता ही नहीं चलता था कि हम अपने घर में रह रहे हैं या किसी पड़ोस के घर में रह रहे हैं, किसका घर है, कौन आ रहा है। मतलब ऐसा उत्सव जैसा माहौल हो रखा था, जैसे कोई त्यौहार हो रहा है। ये सिचुएशन थी उस टाइम मतलब घरों की सर, पंजाब में हमारे आने के बाद सर। एक इंसिडेंट उसमें हुआ था सर, हमारे को बोला गया था सीनियर जेसू में कि आप जाना है तो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा के लाना है। ठीक है। तो उस टाइम मैरिज हुई नहीं थी, तो माता के साथ में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना था। तो मैं बैंक में गया, हमारे नज़दीक है कस्बा है रामपुरा, वहाँ पर गया। तो अकाउंट जब खोलते थे उस टाइम 2-3 दिन लगते थे, एक दिन जाना फिर वो अगला प्रोसेस होता। हाँ। तो जब मैनेजर को पता चला कि ये लड़का फौज से आया है और कारगिल वार में पार्टिसिपेट किया हुआ, वो उठ करके खड़ा हुआ, मेरे को और माता को अपने ऑफिस में बैठाया। आर.के. शर्मा नाम था बैंक मैनेजर का, जो कि लुधियाना से बिलोंग करते, मेरे को याद आ गई। और उसने हमारे को कॉफ़ी पिलाया और हमारा हाथों हाथ अकाउंट खोल करके उसने दिया सर। और वहाँ से फिर मैं जब रेजिमेंट में जाने लगा तो घर वाले फिर वही, तो बेटा जा रहा, पता नहीं लड़ाई फिर लगेगी, जब कब आएगा। तो वो सामान पूरा जो हमारे होता है, मिठाई, बिस्किट, आधे तो वो वैसे बिस्किट वो चूरा हो गए। तो वो हबड़ा दबड़ी में जब पकड़ाते हैं, तो कुछ पंजीरी और ये खोआ वगैरह मेरे को दे दिया। घी भी जरूर मिला होगा। घी वगैरह देसी घी होता था सर, देसी घी। और सामान इतना ज़्यादा, फादर वो साइकिल पे लेके मेरे को बस स्टैंड पे छोड़ के आए। तो वहाँ पर रेजिमेंट में जाने के बाद जब गया तो 5-6 दिन में काफ़ी क्योंकि पीटी परेड कुछ नहीं था और खाना भी दबा के खा लिया और साथ में भी था, दोस्तों के लिए भी था। तो जब रेजिमेंट में गए तो इंटरव्यू होता है, तो सीनियर जैसे बोले कि भाई तू छुट्टी भेजा था, तो अनफिट होकर के आ गया तेरे को क्रॉस कंट्री में डालना पड़ेगा। ठीक है। उस टाइम क्रॉस कंट्री चल रही थी, तो तेरे को उधर ही डालते हैं तो फिर फिट होगा। ठीक है। तो कितने दिन में आपकी फिटनेस ठीक हुई? फिटनेस तो सब जब फौज में जाते हैं तो फिर तो हफ्ते में फिट हो जाता है। ठीक है। सुबह दौड़ाना फिर वही काम चलता रहता है। ठीक है। तो दोस्तों के बीच घी भी बांटा या घी भी सर दोस्तों रास्ते में पकड़ के ले गए। ये होता है सर सभी का। हमें भी याद है कि हम लोग जब जो भी छुट्टी से आता था ना, सबसे पहले उसका बैग खोलते थे और सब जो सामान है बांट लेते थे। तो वही है सर, जो कोई घर से लेके आता ना पंजीरी वगैरह, तो पीपी में डाल के लाते ना। हाँ जी। तो वो ऊपर से वो खाता था, नीचे से हम खाते थे। जब वो हाफ में आता था, वो लगाता था चमच, तो बीच में जाता था किधर गया। तो ऐसे चलता रहता था सर, किसी का चुरा करके खाते थे। जब जो कोई नहीं बताता था, कोई शेयर करता था तो ठीक है, नहीं तो फिर चुराते थे रात को ड्यूटी के टाइम। उसकी लास्ट ड्यूटी लगाते थे और रात को खाते थे सर। गुरजीत जी, मुझे भी याद आ गया, हमारे एक पंजाब से ही दोस्त थे, तो जब वो आते थे तो पूरा 5 किलो का उनका डब्बा होता था, एल्युमिनियम वाले डब्बे में, वो लॉक लगा के भाई रखता था। तो हम क्या करते थे, जब आना ना मेस में खाना खाना, तो हमने उसमें से गर्म कर देना और घी ऊपर से निकाल लेना, लॉक लगा हुआ। कुछ दिनों के बाद पता चला उसका डब्बा ही खाली हो गया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? सर ऐसा था, हमारे लड़का था एक हमारे साथ, वो घर से पंजीरी लेकर के आया, वो छुपके से खाता था सर।
ठीक है। वो जो किट थी उसके अंदर डाला हुआ कम्बल था, के अंदर वो मुंह डालता और धीरे धीरे चेहरा साफ करते हुए जी। आता था। हमारा साथ वाले दोस्त को पता चला, बोला इसके पास कुछ है ये बताता नहीं है। तो मैं बोला कोई बात नहीं। हमने उसकी जब ड्यूटी थी रात को, मेरी और दूसरे लड़के की ड्यूटी थी, हमने जो नेट के नीचे डंडा लगाते हैं ना, पोल, हाँ जी। वो सो रहा था, वो टेंट के बीच में साइड में, वो किट उसके नीचे रखा हुआ था, अपनी गर्दन के नीचे, उसको छोड़ता नहीं था वो। तो वहां से फिर हमने वो पोल से ना, उसके आगे हैंगर होता है, वहां से हैंग किया, उसका किट उठाया ऐसे और उठा करके अपने पास लेके आए। फिर हम 2-3 दिन उसका ना अच्छा, फिर उसको स्वाद पता चल लेते गया, रहे। स्वाद लेते रहे। उसके बाद में पता चला, फिर उसने उठा करके रख दिया सामने, तो हम हंसने लग गए। तो ये पहले ही बता देता भाई ये अभी क्यों सिचुएशन ऐसी हुई। तो ये सर था उस टाइम कैंपों में माहौल चलते रहता माहौल है। चलता रहता है सर। गुरप्रीत सर, 5 दिसंबर 2014 परमात्मा ने, वाहेगुरु ने आपको इसी दिन के लिए चुना था, पैदा किया था, सेना में भेजा था। बहुत खास दिन और एक खास मुकाम जो आपने पाया है, सेना के इतिहास में अद्वितीय है। आपके साहस की, आपके धैर्य की और आपके हिम्मत की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था 5 दिसंबर 2014। सर 5 दिसंबर से पहले 4 दिसंबर को मेरे को सीओ साहब ने शाम को कॉल किया जी। कि कल को कमांडर साहब का विजिट है, ओके। आपने अपनी प्रिपरेशन करना, ब्रीफिंग देना और आपका ट्रुप को उसी हिसाब से रेडी करना है। और मैंने अपने जो ट्रुप्स थे उनको इकट्ठा किया और उनको ब्रीफ कर दिया कि सुबह कमांडर साहब आ रहे, जल्दी आपने रेडी होना है। तो उस यूनिट बैटरी का आप ही संचालन उसका कर रहे थे, देख रहे थे? हाँ सर, बैटरी हमारी थी, इंडिपेंडेंट बैटरी थी, जी। जिसमें मैं एज ए GPO गन एविएशन अफसर था जी। और मैं उसमें इंचार्ज था, मेरे साथ जवान थे। उड़ी के पास ही हमारा ये गन उड़ी एरिया था। उड़ी के पास, उड़ी, हाँ उड़ी, हाँ सर। जी, ओके। उड़ी के पास ही हमारा ये गन एरिया था। जी। गन एरिया के साइड से, एक साइड से उड़ी का रोड और एक साइड से झेलम रिवर क्रॉस करती थी। तो उस एरिया के अंदर जब हम रात को सोने लगते हैं जी। तो उसमें हमारी पोस्ट थी गन एरिया के आउटर पेरीमीटर पे। ओके। तो एक पोस्ट जो मेरी लिविंग थी उसके जस्ट पीछे थी, जिसमें हमारी LMG लगी हुई थी। ओके। और एक पोस्ट हमारी गेट के पास थी और एक वो झेलम रिवर के पैरेलल में एक हमारी पोस्ट थी। जी। तो रात को अराउंड 2:30 बजे, 2:30-3 बजे का टाइम होगा, जी। जो मिलिटेंट वहाँ से क्रॉस किए। ओके। हमारे को टाइम पता लगा। ओके। वहाँ से क्रॉस हो करके हमारे जो तैयार होने के लिए टीन के वॉशरूम बने हुए थे, ओके। टीन शीट के टेम्पोररी वॉशरूम्स। टेम्परेरी वॉशरूम जो हाँ। टीन शीट से बनाते हैं। जी जी। तो वो टॉयलेट और वॉशरूम थे, वो वहाँ पर मिलिटेंट आ करके उस वॉशरूम के अंदर, उसके साथ में वायरवुड वायर थी, वायरवुड वायर को उन्होंने कटर से कट किया, कैंप के अंदर इंटर कर गया। कैंप के अंदर इंटर करके, ओके। क्योंकि उसमें काफ़ी गैप था सर। ओके। और झेलम रिवर के साथ में जंगल एरिया, ओके। रात को पेड़ और वो काफ़ी थे। वहाँ से वो इंटर करके वायरवुड वायर को कट किया और हमारे जो टीनों का झुंड था जिसमें वो वॉशरूम थे उसके अंदर आकर के वो बैठे। ठीक है। जो हमारा संतरी था, जो मेरे पीछे पोस्ट थी, उसमें 2 संतरी थे LMG के साथ में। उसमें संतरी रात को उसको 2:30-3 बजे जा करके, 3-4 बजे करीब उसको, उसमें वॉशरूम के अंदर एक भट्टी थी जिसको हमाम बोलते हैं, केरोसिन वाली, अच्छा। वो पानी गर्म करने के लिए लगाई हुई थी। ओके। तो जा करके उसको चलाता था। वो संतरी की ड्यूटी थी, वो जा करके उसको 2:30 बजे 3 बजे जा करके चला देता था। क्यों? तो सर सुबह तक वो, क्योंकि भट्टी काफ़ी बड़ी पानी थी, गर्म हो जाएगा। तो सुबह अच्छा, तक ओके। 5 बजे तक पानी है वो गर्म हो जाता था, बाकी ट्रुप्स रेडी हो जाती थी अच्छा, उस पानी को यूज करने के लिए, यूज करने के ठंडी पानी को गर्म करने के लिए। ठंडा, क्योंकि उस टाइम दिसंबर का महीना था। अच्छा, और of course। सर्दी थी सर बहुत ज़्यादा। तो वो लड़का था गंदर मनप्रीत सिंह, अच्छा। जो फर्स्ट में हमारा वो भट्टी को चलाने के लिए गया था। हम्म। और उसी हमाम के अंदर ही वो मिलिटेंट 6 के 6 मिलिटेंट बैठे, तो छुप के बैठे हुए थे। उसमें छुप के बैठे हुए थे। उनका एम या तो ये था कि जब सुबह होगी, ये बंदे तैयार होने यहाँ पर आएंगे, तो वहाँ पर हमारे ऊपर उन्होंने अटैक करना था। ओके। तो जब वो लड़का उसको चलाने के लिए जाता है तो वो मिलिटेंटों ने सोचा कि हमारा जो सरप्राइज लॉस हो गया, उन्होंने ओके। उसके ऊपर फायर कर फायरिंग दी। खोल दी। जब फायर हुआ तो सर गन एरिया के अंदर पूरा अभी माहौल कैसा होता है, मैं अपने लिविंग के अंदर था और मैं जैसे झटके से उठा, ये क्या हो गया। तो जो एक लड़का जो मेरे पीछे पोस्ट थी, उसमें एक लड़का तो वो मनप्रीत सिंह था जो चलाने गया था, उसके तो वहीं पर उन्होंने जो ब्रेस्ट वो शहीद हो गया। वो उसके गोलियां लग गई, वो चिल्ला रहा था। अच्छा, वो उस टाइम चिल्ला रहा था वो। ओके, वो सर्वाइवल थे। और पीछे जो एक लड़का था
वो हौलदार था हमारा, वो एलएमजी लेकर के, एलएमजी का अम्यूनिशन लेकर के मेरे साथ एक पीछे साइड में विंडो थी, उसको हाथ मारा, बोला साहब गन एरिया में मिलिटेंट आ गए। ओके। और मैं फायर करूं तो मैं वहां से भाग करके अपने लिविंग से भाग करके बाहर की तरफ देखने गया। बिना गन के? बिना गन के सर। ओके। उस टाइम मैं सो रहा था, जस्ट मतलब अभी गन उठाना, कपड़े पहनना तो बहुत टाइम लग रहा था। मैं वैसे ही चप्पल पहना रात को सोते हुए, जैसे ही मेरे को ये पता चला तो मैं चप्पल पहना और बाहर लिविंग गन एरिया की तरफ भागा। नहीं तो गन शॉट जो बजी उससे अलर्ट नहीं हुए क्या? गन शॉट ऐसे रैंडम भी चल रहे थे? गन शॉट सर चल रहे थे, क्योंकि उस टाइम क्या था सर, वहाँ पर ना इलेक्शन का माहौल था। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में सर, दिसंबर में सर इनका 3rd का कुछ इलेक्शन हो रहा था। ओके, स्टेट असेंबली का इलेक्शन का माहौल था। उसमें कोई वीआईपी आते रहते थे रात को, जो हमारे साथ में सिविलियन गांव थे, वहां पर पटाखे लोग फोड़ते थे। ओके। तो सभी को ऐसा लगता था कि कोई अभी अंधेरे का भी टाइम पता नहीं चलता था, तो कोई एमएलए या कोई वीआईपी आया होगा, कुछ गाँव में पटाखा चला दिया, रॉकेट चला दिया, क्योंकि वो डेली का रूटीन ही वही था। ओके। और शाम को ऐसे चलते रहते थे। ओके। तो मैं बाहर निकला तो जाकर के देखा, वो लड़का जो मनप्रीत सिंह था, वो मेरे से अप्रोक्स 10 से 12 मीटर होगा, जो हमारा वॉशरूम थे। जब मैं उसको देखा तो वो मेरी तरफ ऐसे मुड़ा, जब उसकी गोलियां लगी हुई थी, तो वो चिल्ला रहा, बोला साहब साहब। तो मैंने देखा इसको क्या हो गया, सोचा इसके ऊपर से कोई ब्रेस्ट आया होगा, पहाड़ी के ऊपर से कोई गोली लगी। अच्छा, आपको अंदेशा नहीं था कि? मेरे को ये अंदेशा नहीं था कि जो मिलिटेंट था वो हमारे घन एरिया के अंदर ही घुस गए। ओके। आपको लगा एक्सटर्नल फायर आया, कहीं पहाड़ों से किसी ने मार दिया होगा उसको? जी सर, मेरे को ऐसा लगा कि पहाड़ी से कहीं ना कहीं कोई ब्रेस्ट लगा इसके। तो मैं भाग करके उसकी तरफ गया बचाने के लिए। और जैसे मैंने पुराने टाइम में सुना था कि कोई भी अटैक करना हो तो हल्ला करना, जोश के साथ जाना, तो मैं चिल्लाता हुआ उसकी तरफ भागने लगा। ओके। मनप्रीत मनप्रीत क्या हो गया, मैं आ गया। तो जैसे ही मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो हमारा फासला होगा 5 से 6 मीटर का। ओके। उसकी तरफ गया तो मैं वहीं पर रुका, उसको मिलिटेंटों ने पकड़ा हुआ था। ओके। मिलिटेंट उसके पीछे बैठे हुए थे, उनको ये था कि इसके गोलियां लगी अभी, इसको ये चिल्ला रहा है और इसको बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो मैंने वहीं से फिर मैं वापस भागा। जब मैं वापस भागने लगा तो तीनों में हिलजुल हुई और मिलिटेंटों ने मेरे ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। ओके। और हैंड ग्रेनेड फेंका। ओके। कई हैंड ग्रेनेड, मतलब वो चल ही रहा था जी पूरा उनका। वो भी मेरी तरफ जब उन्होंने फायर किया तो मेरे साथ में एमटी हमारी थी, गाड़ियां खड़ी थी, मैं गाड़ियों के बीच में वापस भागा अपनी लिविंग की तरफ। तो जो ग्रेनेड था उनका गाड़ी के टकरा करके साइड में हमारी जो लिविंग थी उसके बीच में गिरा। वहां से पत्थर किनके वो उठ करके ब्लास्ट हो गया, मेरी तरफ लगे वो। मैं वहां से भागा, अपनी लिविंग में वापस आया जी। और जो मेरी लिविंग थी सर, वो भी जो फोम की बनी हुई थी, 3 शीट और बीच में फोम थी, वो आइस से बचने के लिए थी, उसमें कोई कंक्रीट वगैरह नहीं थी। अच्छा। और उसमें हल्की सी लाइट चल रही थी बाथरूम वाली। ओके। तो उसमें मेरा परछाया, क्योंकि अंदर वो शीशे थे, पड़ रहा था, तो वहां से जो मिलिटेंट थे वो उस बैरक को भी टारगेट कर रहे थे वहां से बैठे बैठे। तो जो गोली थी वो आर पार जा रही थी। ओके। उस टाइम मेरे को पता नहीं था, मेरे को आवाज ही आ रही थी कि गोली चल रही है। दिन में हमने वो देखा जो गोलियां आर पार गाड़ियों में और मेरी बैरक के बीच में से निकली हुई थी। फिर मैं वहां से भाग करके जब गया तो वो लड़का जो मेरे पीछे था, जब मैं वापस आया अपनी लिविंग, बोला साहब मिलिटेंट आ गए, मैं क्या करूँ? बोला तू फायर कर। मिलिटेंट घन के अंदर घुस गया, गन एरिया के अंदर। ओके। वो लड़का खड़े होकर के ही एलएमजी का सर फायर कर रहा था और एक गले में उसके बॉक्स अम्यूनिशन का, और वो एलएमजी खड़े होकर के मैन कर रहा था। और इस पूरे एरिया में आप ही कमांडर थे? पूरे एरिया में सर मैं कमांडर था, इंडिपेंडेंट। और आपको ये आगे की पूरी कार्रवाई संभालनी थी अभी से लेके? उस टाइम सर सिचुएशन को मैंने ही हैंडल करना था। मैं इंडिपेंडेंट, जो भी ऑर्डर देना था फायर का वो मैंने ही सब कुछ करना था। ओके। फिर क्या किया आपने उसके बाद? फिर सर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अभी ये मिलिटेंट घन एरिया के अंदर घुस गया है, ये हमारे जो लैंडलाइन फोन था तो ये हमारी वायर वगैरह कट करेंगे। अच्छा। अभी उनका मेरे को पता नहीं था, अंदेशा नहीं था कि कैसे तैयारी के साथ आए, कितने बंदे हैं वो भी नहीं पता था जी। मैंने जल्दी सीओ साहब को फ़ोन लगाया था। ओके। सीओ साहब को फ़ोन लगाया। जब हम फ़ोन लगाते तो सीधा एक्सचेंज में जाता है। और सीओ साहब कितनी दूर बैठे हैं आपसे? मेरे से सर जो हमारा हेडक्वार्टर है वो वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर। तो और आपने फ़ोन लगाया फॉर एक्सटर्नल हेल्प? मैंने इन्फॉर्म करना था क्योंकि मेरे पास मैन पावर उतनी नहीं थी सर। जी जी। अगर मैं वहाँ पर मेरे पास वेपन रिसोर्सेज भी उतना नहीं था, लिमिटेड रिसोर्सेज था जितना, क्योंकि आर्टिलरी की यूनिट थी, आर्टिलरी की रेजिमेंट थी, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, लॉन्ग रेंज फायरिंग होती है। जी जी, हमारे पास AK-47 वगैरह नहीं होती वहाँ। ओके। तो गन कौन सा था? और LMG हमारे पास थी जो पोस्ट। और टेररिस्ट के पास क्या था? टेररिस्ट के पास सर
जो हमारे को बाद में पता चला, उनके पास 6 AK-47 थे, अप्रॉक्स 56 उनके मैगजीन थे ओके। भरे हुए, और 1500 के करीब हमने जिंदा राउंड से AK-47 के जो रिकवर किए, ओके और 31 हैंड ग्रेनेड थे, और उसके अलावा शॉर्ट गन थी 2, उसका अम्यूनिशन था, केमिकल, खाने पीने का सामान, GPS, नाइट विजन, ये उनके पास सामान था सर। ओके। तो मैंने सीओ साहब को जब कॉल किया एक्सचेंज में, तो एक्सचेंज वाले ने बोला हाँ साहब क्या हो गया, अभी रात को 2:30 बजे 3 बजे फ़ोन कर रहा है एक्सचेंज वाला भी, तो मैं बोला जल्दी सीओ साहब मिलाओ। तो बोला ठीक है, उसने साहब सीओ साहब को मिला दिया। जब सीओ साहब ने उठाया, बोला हाँ साहब क्या हो गया, तो सीओ साहब ने बोला कि रात का टाइम है, कोई वैसे नॉर्मल कुछ हुआ होगा, इंसिडेंट साहब बताना चाह रहे थे। तो बोला साहब क्या हो गया, बस ऐसे गनेरी में अटैक हो गया। बोला साहब कहाँ में, बोला साहब हमारे गनेरी। बोला साहब आप ऐसा करो, कहाँ से फायर आ रहा है चेक करो। बोला सर फायर क्या, हमारे गनेरी के अंदर मिलिटेंट घुस गए और हमारे बंदे कैजुअलिटी हो गए, अभी पता नहीं कितने कैजुअलिटी हो गए। तो हफड़ा दफड़ी मच रही थी उस टाइम, ये भी नहीं पता था मेरे को, जब मैं फोन कर रहा हूँ कि वो गेट मेरा खुला हुआ था, वहां से भी कहीं भी फायर आ सकता है, अंदर आ अगर सकता मेरे को बताना तो है ही, हमारे रेजिमेंट को तो अलर्ट करना है। तो सीओ साहब को तब पता चला कि ये सिचुएशन काफी सीरियस है। तो सीओ साहब झटके से उठे, मेरे को बोले साहब आप घबराना नहीं है, क्योंकि जब मैं कॉल कर रहा था मैं जल्दी जल्दी बता रहा था, तो मैंने अपना वेपन भी उठाना, उधर काउंटर फायर करना है, काउंटर फायर भी करना है, अपने लोगों ऑर्डर को भी बचाना देना, सब है। कुछ करना है और मैंने बताना है। तो सीओ साहब बोले साहब आप घबराना नहीं है, आप सिचुएशन को हैंडल करो, हम जल्द आपके पास पहुंच रहे हैं, आप तब तक इनको रोक के रखो। ओके। तब सर मैंने फ़ोन रखने के बाद मैंने अपना BPJ लगाया। उसके बाद जो लड़का मेरे साथ खड़ा था, जो फायर कर रहा था खड़ा होकर के, तो मैं उसको ज्वाइन करने के लिए, अगर मैं सामने से खिड़की कूद के जाता तो मिलिटेंट मेरे सामने थे, सामने से फायर तो कर मेरे को कैजुअलिटी होने का खतरा था। जी। तो मैं वहाँ से, मेरा साथ पीछे वॉशरूम था, वहाँ से घूमते हुए वो लड़के के पास गया जो LMG से फायर कर रहा था, उसको ओके। ज्वाइन करने के लिए। तो वो लड़का खड़े होकर के ही फायर कर रहा था LMG को। ओके। तो मैंने उसको बोला लाइन पोजीशन हो जाओ, लेट जाओ। लेट जाओ। बोला हाँ सर, वो लेट करके अपनी पोजीशन ले लिया, उसके साथ में लेफ्ट साइड में मैं पोजीशन लिया अपना। अच्छा, दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों इकट्ठे हम, वो उसके पास LMG थी, मेरे पास इंसास राइफल। ओके। तो मैं उसको बोला तेरे पास अम्यूनिशन है? बोला हाँ साहब, मैं पोस्ट से अम्यूनिशन लेकर के आया हूँ पूरा। तो मैं बोला पूरा राउंड है? बोला हाँ साहब है। तो मैगजीन भरे है? बोला साहब मैगजीन भरे हुए। तो मैंने उसका जो अम्यूनिशन का बॉक्स था उसको पकड़ा, उसमें से 6-7 मैगजीन निकाल करके बाहर रख दिए कि ताकि लगाता जाए और फायर करता जाए। और ये बातचीत हो रही है, फायरिंग भी हो रही है, साथ फायरिंग भी हो रही है सर, और काउंटर बातचीत फायर भी हो आपके रही है। ऊपर हो रहा है। हमारे ऊपर सर फायर हो रहा वहाँ से। जब फायर होता सर वहाँ से आ रहा है, मिलिटेंट हमारे से तकरीबन 6-7 मीटर की दूरी पर थे। बहुत क्लोज फाइट है। बिल्कुल क्लोज फाइट थी सर। वहाँ से जब फायर हो रहा तो वहाँ से जो AK-47 का फायर आ रहा तो पत्थर उड़ रहे हैं। ओके। कभी उसकी तरफ ऐसे लग रहा है, कभी मेरी तरफ, मैं उसको देख रहा हूँ ऐसे कि ये है, वो मेरी तरफ देख रहा है साहब है। अच्छा, क्योंकि आपको पता जिंदा है कि नहीं? जब राउंड लगता है ना सर, तो एक बार बंदा साइलेंट हो जाता, पता नहीं चलता उसके बीच में से निकल गया या नहीं। तो जब उसके 1-2 बार उसके नाक पे पत्थर लगा तो मेरे लगा आंखों में ऐसे, तो वो मेरी तरफ देख रहा है, तो कोई साहब को लगा है, जब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ ये ठीक है। तो ये सिचुएशन थी। सबसे बड़ी बात है कि AK-47 का मुकाबला आप इंसास से कर रहे हैं, मशीन गन से कर रहे हैं, जो इजी नहीं है, और फ्रंट 1-to-1 फाइट में। जी सर, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने तो उसी से ही फाइट करना है सर जी। तो LMG गन से मिलिटेंट डरते हैं। ओके। जहाँ पर LMG फायर करती है वहाँ से वो भागते हैं। अच्छा। और उसका जो राउंड है 7.62 mm जब निकलता है तो सर वो आर पार जाता है, आपको पता है। तो जो मेरे को भी तसल्ली सी मेरे साथ LMG का है, और लड़का जो हमारा LMG के ऊपर था वो तगड़ा हमारा हौलदार था, तो ठीक उसने है। बहुत बहादुरी के साथ मतलब वो मेरी सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद जब मैं अपनी इंसास राइफल कॉक किया तो उसका राउंड फंस गया सर उसमें। ओके। इंसास राइफल के अंदर जब राउंड फंसा तो लड़का बोला सब फायर करो। मैं बोला यार ये तो लॉक हो गई है। तो मैं उसको ठीक करने के लिए, साथ में हमारी पोस्ट थी, ओके। जो LMG की पोस्ट, यहाँ से वो निकल के आया था। तो मैं लड़के को बोला मैं आप यहाँ से फायरिंग करते रहो, मैं पोस्ट में जाता हूँ, इसको ठीक करके जाता अच्छा, आपको कवर दे हो, हूँ कवरिंग फायर करने के लिए। कवरिंग का फायर करने के लिए। तो उस टाइम मेरे को रिलाइज हुआ जो हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है सर सेंटर में, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। क्योंकि अगर मेरी राइफल उस टाइम फंस गई उसमें
राउंड फंस गया। राउंड फंस गया। उसको निकालने का जो हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे रोके दूर करनी है ना, तो वो मेरे उस टाइम काम आई लाइव ऑपरेशन में। ओके, फिर मैं क्रॉलिंग करता हुआ पोस्ट में गया, ठीक साथ है। में पोस्ट थी 1-2 मीटर पे ही। वो लड़का बोला था पोस्ट में नहीं जाना, क्योंकि उनको पता था कि पोस्ट में सेंट्री है, बोला ये इसमें ग्रेनेड फेंकेंगे। ओके, तो मैंने बोला इधर भी अभी मरेंगे, तो कम से कम इसको चला तो ले, या मार के तो मरेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पोस्ट में जाएंगे नहीं, उसको ठीक कैसे करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे तो सिर में आएगा राउंड से। ठीक है। तो मैं पोस्ट में गया, वहां पर जाकर के इंसास को नीचे झटका से मारा जब, तो उसका राउंड जो फंसा हुआ था वो बाहर फायर निकल गया। फिर मैंने फ्रेश मैगजीन निकाला, उसको लगाया, तो लगाने के बाद जब फायर किया तो वो सही फायर कर रही थी। फिर मैं वापस क्रॉलिंग करता हुआ लड़के को ज्वाइन किया। तब हम जो हमारे सामने टीन शीट थी जिसमें मिलिटेंट थे, वो हम उनके ऊपर फायर कर रहे हैं। आपके पास ग्रेनेड नहीं था? हमारे पास हैंड ग्रेनेड नहीं था सर। ओके जी सर। नहीं, आपका रोल भी तो ये नहीं था? हमारा मतलब रोल कभी सर ऐसा था ही हमारा नहीं? नॉर्मल जो रोल होता है इनडायरेक्ट फायरिंग हम करते हैं, जी। क्योंकि आर्टिलरी में, और ना ही कभी हमने इतना सीरियस इस बारे में सोचा था हाँ। कि ऐसा आर्टिलरी के अंदर हो सकता है। इंसिडेंट होते हैं मगर इतना मतलब ये नहीं सोचा था कि ऐसे करके गनेरी के अंदर हो 1-to-1 फाइट होगी। 1-to-1 फाइट होगी। हमारा इनडायरेक्ट रोल होता है, उसके लिए हम प्रॉपर रेडी रहते हैं। हाँ। जो हमारा अम्यूनिशन होता है, हमारे वेपन रेडी होते हैं। मगर जब हम सामने फायर कर रहे हैं तो उसी टाइम जो टोटल 6 मिलिटेंट थे, जो हमारे को बाद में पता चला 4 मिलिटेंट हमारी जो लिविंग थी ओके, उसके साथ में बारबड वायर के साथ में बनी हुई, ओके, बाथरूम के साथ में, ओके, वो 4 मिलिटेंट उस लाइन के अंदर घुस गए, ओके, और उसमें हमारे 4 लड़के सो रहे थे। ओके, तो उन्होंने चारों को उनको शहीद कर दिया सर। ओके। क्योंकि वो लड़के सो रहे थे, उनके अंदर घुस गए, तो वो जैसे ही उठ रहे थे तब तक उनको गोली मार दी। सामने से जाकर के फायर किया और वो लड़के शहीद हो गए। शहीद हो गए। फिर उसके बाद ये चारों मिलिटेंट वहाँ से फायर करने के बाद, क्योंकि अंधेरा था उसमें, हमारे को पता नहीं चल रहा था, वहाँ से ये बीच में से निकले। हमारा एक गुरुद्वारा बना हुआ था, मंदिर जो टेम्परेरी उधर यूनिट के अंदर बना हुआ था, वहाँ पर इनका खून निकलता हुआ जा रहा था मिलिटेंट हो गए। उनके टांगों में, जब हम फायरिंग कर रहे थे, उनके टांगों में गोलियां लग चुकी थी, घायल हो चुके थे। ओके। जहाँ अंदर जब गए थे, वो लड़कों से उन्होंने काउंटर फायर हुई, क्योंकि जब उठे होंगे तो उनसे मुठभेड़ हुई होगी, तो उनके खून निकलता हुआ वो जा रहा था, घायल हो रखे थे। तो वो जब गेट की तरफ, हमारे वो एक राइट साइड में उड़ी वाला रोड है, उस तरफ वो एग्जिट होने लगे, बाहर भागने लगे। वहाँ भाग गए वो। हमारा वहाँ पर वॉलीबॉल का ग्राउंड था, उसके साथ में हमारा एक स्टैंड 2 का मोर्चा था, वहाँ से वो एग्जिट होकर के मेन गेट जो हमारा था रोड की तरफ जाए। ओके। तब तक मैं लड़के को बताया, जो मेरे साथ गुरदीप सिंह था, क्योंकि मेरा फ़ोन तो सब कुछ अंदर था जी। तो मैं उसको बोला तेरे पास फ़ोन है? बोला हाँ साहब। तो मैंने उसकी पॉकेट से उसका मोबाइल फ़ोन निकाला जी। मैं गेट वाले सेंट्री को फ़ोन किया, तो गेट वाले सेंट्री ने फ़ोन उठाया, बोला हाँ साहब क्या हुआ? मैं बोला यार ऐसे करके गनेरी में अटैक हुआ। तो वो भी कन्फ्यूज़न में थे, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शन की वजह से पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो वो देख रहे थे कि पटाखे फूट रहे हैं, क्या हो रहा है इतना। तो बोला हाँ साहब। बोला ये 4 बंदे तो गेट की तरफ आ रहे हैं, और जो 4 मिलिटेंट गेट की तरफ जा रहे थे, उनके लंबी लंबी दाढ़ी थी, क्योंकि वो उनका जो लग रहे थे सरदारों की तरह। अच्छा। और हमारे भी लोग पंजाबी थे ज़्यादा मैक्सिमम। तो वो बोला कि साहब अपने बंदे तो नहीं है। तो मैं बोला यार मेरे को पता नहीं, अंधेरे में अपने बंदे जा रहे हैं या कौन है, तू चैलेंज कर। तो जैसे वो लड़के ने उनको चैलेंज किया, तो उन्होंने गेट की तरफ फायर शुरू कर दिया। तो लड़के ने अपना LMG उठाया, उसने वहाँ से फायर किया वापस मिलिटेंटों के ऊपर, तो वो गेट से वापस आ गए। ओके। मिलिटेंट वहाँ से वापस आ गए, उनको पता चल गया कि गेट में LMG है, और पीछे हमारे पास LMG थी। अभी उनको पता चल गया आगे भी नहीं जाएंगे, पीछे साइड में LMG है, और राइट साइड में ऊपर पहाड़ी थी, वहाँ पर चढ़ते तो वो। कितनी देर तक आपको रोक के रखना था, जब तक आपकी CO साहब अपनी यूनिट लेके आते या आर्मी की अपनी मैन पावर आती? सर मेरे को ये था कि अभी यूनिट को आने में मिनिमम 1 घंटा लगेगा। पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया, हिल एरिया, और उनको तैयार होना, वेपन लेने हैं, रात का टाइम है, 3 बजे कौन रेडी होता सर। और मेरे को तसल्ली ये थी मेरी रेजिमेंट पहुंचेगी, और मैंने बताया था CO साहब को, क्योंकि नीचे बताएंगे फिर ऊपर बताएगा, फिर आपको पता है आर्मी में होता है, SM साहब को बताया, फिर वो आगे परमिशन लेगा। मैंने सीधा CO साहब को बताया, और CO साहब को पता चल गया। तो मेरा CO साहब लेकर के रेजिमेंट जल्दी से जल्दी पहुंचेगा, फिर भी 1 घंटा तो
लगे। गुरप्रीत जी, उस समय मन में क्या था कि इनको बाहर नहीं निकलने देंगे? जैसा हम कई बार पिक्चरों में देखते हैं, देखना बहुत आसान होता है, लेकिन सामने से AK-47 हो, ग्रेनेड हो और आपके पास लॉन्ग रेंज गन हो, शॉर्ट रेंज बहुत ही लिमिटेड हो, उस समय का कैसा आपके दिमाग में क्या चल रहा? और उससे ज़्यादा राकेश जी वो फिदाइन है, वो मरने ही आए हैं। मरने आए हैं। वो तो सर मरने ही आए थे, जो आपको जैसे आप बता रहे हो, मगर उस टाइम मेरे को ये था कि इनको हमने गन एरिया से बाहर नहीं जाना, क्योंकि अगर एक बार ये पहाड़ी एरिया में निकल गए तो ये काबू में नहीं आएंगे। आपने देखा होगा कई बार ऐसा हो जाता है, ऑपरेशन कई दिन चलता रहता है, क्योंकि हमारी कैजुअलिटी कर चुके थे फर्स्ट में, ओके। और हमने उसके बाद अपनी कैजुअलिटी बचाना था, क्योंकि जो फर्स्ट अटैक में हमारे ऊपर जो हो गया वो हमारे को पता नहीं था, अब वो आप कुछ कर भी नहीं कर पाए। भी नहीं सकते थे, क्योंकि फर्स्ट अटैक हमारे ऊपर किया उन्होंने। तो आपके पास अब 2 एम था, एक तो अपनी कैजुअलिटी रोकना और दूसरा उनको बाहर नहीं जाने देना, और बदला तो लेना ही लेना है। हमारे को ये था सर, हमारे जो जवान थे शहीद हुए थे, बाकी का हमारे को उस टाइम पता नहीं था, मगर जो गन्नर मनप्रीत सिंह था जो जो मेरे सामने लेटा हुआ था, ओके। जिसके फर्स्ट में गोलियां लगी थी, और उसने जो लास्ट आवाज़ें लगाई थी वो मेरे को लगाई थी। तो मेरे को था कि मेरे को पता चल रहा था कि ये अभी शहीद हो चुका है, क्योंकि आधा पौना घंटा उसको हो चुका है। मगर मेरे जो साथ वाला लड़का था, उसका जोश देखो, जहाँ आपस में जो प्यार होता है, वो लड़का उसको बोल रहा था, बोला मेरे को, बोला साहब आप मेरी LMG पकड़ो, मेरे को कवरिंग फायर दो, मैं उसको उठा के ओके। मैंने उसको बोला कि नहीं, आप उठाने नहीं जाना। मेरे को पता था वो तो शहीद हो चुका है, अभी जाएगा तो मिलिटेंट उसको पकड़े हुआ और कैजुअलिटी बढ़ जाएगी, और हमारे यूनिट का नुकसान होगा, आर्म्स एमुनेशन भी होगा जो उनका टारगेट। जी सर, हमारे पास आर्टिलरी का अम्युनिशन था पूरा गन एरिया के अंदर, और अगर एक भी बंकर में वो हैंड ग्रेनेड फेंक देते तो साथ में सिविल गांव थे, और हमारे पीछे TA बटालियन के क्वार्टर भी थे, फैमिली क्वार्टर भी थे, ओके। तो बहुत ज़्यादा डैमेज होना था वहाँ पर। इन सबको आपको रोकना था? उनको रोकना था। जब मैं हम लेटे हुए थे, फायरिंग कर रहे थे, तो जो मैं पीछे देखता था, मेरे पीछे उनके TA बटालियन के क्वार्टर थे, बच्चे पैनिक हो रखे थे, फैमिलीज, वो हल्ला हो रहा था पीछे, क्या हो गया, क्या वो बाहर निकलते थे, मैं उनको चिल्ला के बोलता था आप अंदर चले जाओ, गेट बंद कर लो, क्योंकि क्या पता वो वहाँ से निकलेंगे तो किसी क्वार्टर में घुस गए तो हमारे को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, और उनको फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा। तो जब ये गेट की तरफ से फायरिंग हुआ और हमारी तरफ से फायरिंग हुआ, तो मिलिटेंट हमारा जो एक स्टैंड 2 का बंकर था, ओके, उसके अंदर वो पोजीशन लेकर के बैठ गए, और एक मिलिटेंट था, एक गन एरिया के साथ में हमारा बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उसके साथ में बैठ गया। जो पत्थर के पास मिलिटेंट बैठा था वो वारवर्ड वायर को कट करता था सर, और हमारे गन एरिया के आउटर पे कौन सा वायर? जो कंडाली वायर होती है ना, जो फेंसिंग वाली वायर, जो वारवर्ड वायर बोलते हैं, कांटे वाली। अच्छा, बार्ड तो वो हमारी फेंस में लगी हुई थी। हाँ। तो वो उसको, उनके पास कटर थे, उससे कट करता था टुकड़ा, ओके, और उसको उठा करके जो एक वहाँ से ना 11,000 वोल्ट की पावर लाइन जा रही थी उड़ी की तरफ, ठीक है, उसके ऊपर लगा उसको फेंकता था कि इनका जो है जो कम इलेक्ट्रिसिटी है बंद कर दो, अंधेरा हो जाएगा, वहाँ से हम निकल जाएंगे। ये तो पूरी तरह से ट्रेंड थे कि कैसे क्या करना है। ये आतंकवादी नहीं सकते, पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं और ट्रेंड लोग हैं वही हैं आतंकवादियों के बेस में। बिल्कुल सर, उनकी ट्रेनिंग से तो ऐसा ही लगता है सर, जैसे वो बिहेव कर रहे थे, तो वो तो बिल्कुल ऐसे एक ट्रेंड सोल्जर की तरह ही वो मतलब बिहेव कर रहे थे। तो जब वो फेंकते थे तो वहाँ से सर लाइट एक बार झटका लगता था, बंद होती थी, फिर जा करके लाइट चलने लग जाती। इन बिटवीन सर जो हमारी जो बैरक थी जिसमें लड़के शहीद हुए थे, वहाँ से आग की लपटें निकलने शुरू हो गई। ओके, तो जैसे आग जलने लगी सर, इतनी रोशनी हुई सर रात के अंधेरे के टाइम, पूरे का पूरा गांव दूर दूर तक वो ऐसे लगा के पता नहीं वो यूज़ क्या कर रहे थे, हैंड ग्रेनेड या कुछ और? सर उनके पास हैंड ग्रेनेड भी थे और एक केमिकल पाउडर था। ओके, केमिकल पाउडर वो ऐसे उसका छिड़काव करते थे, और उसके बाद शॉर्ट गन थी उनके पास। ओके, शॉर्ट गन से वो फायर करते थे पाउडर के ऊपर, तो वहाँ से ब्लास्ट होता था। तो वो आग लगाने के लिए था शायद उनके पास। तो जो हमारी बैरक थी उसको पूरी में आग लग गई, जो हमारे लड़के थे उसमें उनकी डेड बॉडी भी उसी में जल गई सर। ओके, इन बिटवीन क्या हुआ, हमारे राइट साइड से पंजाब रेजिमेंट थे, ओके, उनकी गाड़ियाँ आ रही थी, तो उनकी जो लाइट, हम लेटे हुए थे, हमारे ऊपर लाइट पड़ी, ओके, तकरीबन
40-45 मिनट के बाद, आधे पौने घंटे के बाद में। ओके, तो मैं जो मेरे साथ में लड़का था उसको बोला कि अभी ये लाइट पड़ रही है, हम कहीं पोजीशन चेंज करें। एम में तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि वो मिलिटेंटों को हम दिखाई दे रहे हैं। ओके, तब तक 2 लड़के हमारा एक हौलदार था, एक लड़का उसके साथ में, दोनों वेपन लेकर के हमारे पीछे की तरफ क्रॉलिंग करते हुए आए ओके, हमारे को ज्वाइन करने के लिए। उनको पता चल गया कि साहब और वो हौलदार यहाँ से फायर कर रहे हैं, मोर्चा लिए हुए हैं। मोर्चा लिए हुए हैं। वहाँ से साइड से फेंस वायर से जब उन्होंने आवाज़ दिया तो मैं झटके से देखा कि कहीं पीछे से तो नहीं मिलिटेंट आ रहे। तो मैं एक बार वेपन घुमाया, बोला नहीं नहीं साहब, बोला हम हैं। तो मैं बोला कौन है? बोला मैं हौलदार गुरप्यार सिंह। तो मैं बोला ठीक है, आपके पास वेपन है? बोला हाँ साहब वेपन है। मैं बोला चल रहा है? क्योंकि मेरे को डाउट था कि वेपन चल भी रहा है। बोला हाँ साहब चल रहा है। तो बोला साहब आप बिल्कुल ओपन में बैठे हो और आपके तो बिल्कुल ऊपर लाइट पड़ रही है और आप टारगेट हो रहे सामने, जो मैं और लड़का फायर कर रहे थे। बोला साहब आप पीछे आओ। तब तक मैंने देखा, मैंने हाँ यार ये सेफ्टी भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले तक हमारे को सोचने का टाइम ही नहीं था ये हमारा अपना पर्सनल। तो फिर हमने वेपन उठाया, LMG ली। हम वो जो वारवर्ड वायर थी उसके पीछे की तरफ आए तो थोड़ा डाउन में हो गए। ओके, और हम जो साथ में लड़का था उसको मैंने जो हमारे साथ में हौलदार था उसके साथ में लगा दिया कि आप वेपन लो, इनके साथ आप सामने की तरफ ध्यान रखना। वो 3 शीट के अंदर मिलिटेंट और फायर लगातार हो रही है दोनों साइड से। फायर कर रहे हैं सर। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी आधा पौना घंटा हो गया हम फायर कर रहे हैं, रेजिमेंट को आने में हो सकता है टाइम लग जाए, तो हम तो खाली हो जाएंगे। तो मैं लड़के को बोला तेरे को मिलिटेंट दिखाई दे रहा है? बोला साहब दिखाई तो नहीं दे रहा, मगर जो अंधेरा है, झाड़ियाँ उसके अंदर है। ओके, बोला साहब इसके अंदर है, छोड़ना नहीं है। तो मैं बोला मेरी बात सुन, अगर हम अटैक करते रहेंगे, ये यहाँ से इकट्ठे होकर के भागेंगे हमारी तरफ, हम दोनों हैं, तो कहीं यहाँ से निकल ना जाए, तो इनको छेड़ो मत, इनको यहीं पर न्यूट्रलाइज करके रखना। आप एम लेकर के रखो, हमारी रेजिमेंट को आने दो। जब रेजिमेंट आएगी तो हम जब पूरा कॉर्डन हो जाएगा उसके बाद इनको मारेंगे। ओके, तब तक उनको उलझाए रखो। तब तक उनको एम लेकर के रखो, जैसे ही हिलजुल करेंगे हम फायर करेंगे। निकलने तो इनको देना नहीं यहाँ से, इनको यहीं रखना है ताकि ये इधर उधर ना भाग पाए। तो तकरीबन जो हमारे साथ में राइट साइड से मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ी आ रही थी, आर्मी की गाड़ी आ रही थी, उनके साथ में लीड कर रहे थे उनको लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, संकल्प साहब जी। वो अपनी QRT लेकर के आ रहे थे। ओके, वो जैसे ही वो सर रोड के ऊपर आए तो जो मिलिटेंट हमारे स्टैंड 2 वाला बंकर में बैठे थे 3, वो जिप्सी बिल्कुल रोड के साथ में थी। ओके, गाड़ी जैसे रोड से निकलने लगी तो उन्होंने जो ड्राइवर था उसका, हौलदार गुरनाम सिंह, ओके, उसको हेडशॉट लिया मिलिटेंट। हेडशॉट कर दिया। जी सर। ये तो स्नाइपर ही कर सकता है। स्नाइपर कर सकता सर, जहाँ ट्रेंड सोल्जर कर सकता सर। AK-47 से चलती हुई गाड़ी में और हेडशॉट करना। हेडशॉट करना, और बंदा राइट साइड में बैठा ड्राइव कर रहा है, गाड़ी आ रही है और नीचे बैठा हुआ बंदा उठ करके वो उसने, इसके लिए वर्ल्ड क्लास स्नाइपर चाहिए, नॉर्मल कोई स्नाइपर भी नहीं मार सकता चलती गाड़ी में। तो जैसे वो ड्राइवर के हेडशॉट लगा तो गाड़ी डिसबैलेंस हो करके उस राइट साइड में एक पुलिया थी उसमें टकराई। ओके, और पुलिया में टकराने के बाद जो लेफ्ट साइड में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बैठे थे, वो खिड़की खुली और वो सामने गिर गए। ओके, जैसे साहब उठने लगे, मतलब अपनी पोजीशन में, तब तक उन्होंने साहब को शहीद कर दिया। ओके, और पीछे प्रोटेक्शन वाले थे 2 लड़के। ओके, एक लड़का प्रोटेक्शन वाला उन्होंने शहीद कर दिया, एक लड़का जंप लेकर के पुलिया के साथ में फायर कर दिया। अच्छा, तो 3 लोग जो पंजाब रेजिमेंट के थे हमारे, वहाँ पर शहीद हुए। फेंसिंग के बाहर, फेंसिंग के बाहर जो सपोर्ट हमारे में आए थे कि हम हेल्प करने के। जी जी सर। तो मतलब जो करना था आपको ही करना था, जो बाहर से सपोर्ट आई, पहली सपोर्ट सर न्यूट्रलाइज हो गई। और अभी CO साहब का आपका आना भी बाकी? अभी हमारी रेजिमेंट आना बाकी था सर। और उसके बाद सर उस टाइम जैसे मैंने बोल रहा हूँ इलेक्शन का टाइम था जी, तो पुलिस और सिविल प्रशासन वो काफ़ी एक्टिव था सर। तो पुलिस जा रही थी अपनी QRT के लिए, जहाँ वहाँ से निकल रही थी, तो पुलिस की स्कॉर्पियो आ रही थी। तो पुलिस की स्कॉर्पियो, उन्होंने देखा कि सामने एक जिप्सी पुलिया के साथ टकरा गई है, इसका एक्सीडेंट हो गया, तो बंदे गिरे पड़े हैं कहीं एक्सीडेंट में। उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। तो जैसे ही वो उनको देखने लगे उठाने के लिए, तो तब तक वो मिलिटेंट तो बैठे थे, 3 पुलिस वाले। जब पुलिस वाले पे फायरिंग कर दी, एक ASI और 2 जवान पुलिस, वो भी शहीद हुए। JNK पुलिस के वहाँ पर 3 जवान जी शहीद हुए सर, ASI साहब के साथ में। गुरप्रीत जी, आपके पास लिमिटेड मैन पावर था, लिमिटेड रिसोर्स था, और आतंकवादियों के पास AK-47 ग्रेनेड और सारे अत्याधुनिक हथियार, लेकिन आपने अपनी सूझबूझ
अपने साहस के कारण एक बड़ा खतरा और एक बड़ा नुकसान होने से देश को और सेना को बचाया? सर जैसे इन्फेंट्री का और आरआर का और हमारा आर्टिलरी का अलग अलग रोल रहता है। ओके तो हमारा रोल आरआर की तरह या इन्फेंट्री की तरह नहीं था। ओके हमारा तो रोल इनडायरेक्ट फायरिंग का था। ठीक है। स्कूल में भी हम स्कूल ऑफ आर्टी में जब हम ट्रेनिंग दे रहे थे, हमारे को ट्रेनिंग मिला, तो हमारे को जो मैक्सिमम फोकस होता है हमारा गन के ऊपर होता है। ओके। हमने इनडायरेक्ट फायर करना होता है, तो क्लोज फाइट हमारे को बहुत कम मौका मिलता है। तो ये मेरे को आर्टिलरी में ही मेरे को लग रहा है पहला मौका होगा, या वैसे हमारे गन एरिया में मिलिटेंट आए। मुझे लगता है कि उनका जो टारगेट था कुछ अलग था। मोस्टली आर्टिलरी यूनिट पे तो अटैक होता नहीं है, तो कुछ अलग टारगेट आपके विचार से क्या हो सकता है? सर उनका मल्टीपल टारगेट थे, जो हमारे को बाद में इंफॉर्मेशन मिला। उस टाइम वो मिस्टर ओबामा जी, बराक ओबामा जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो 2015 में जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी का। 26 जनवरी में हमारे चीफ गेस्ट थे। ओके तो पाकिस्तान का पहले से ही हैबिट रहा है, जब भी कोई हमारे वीआईपी आता है तो इन्फिल्ट्रेशन वो करते हैं, शो करते हैं कि पाकिस्तान करते हैं कि यहाँ पर सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव एरिया अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना वही उनका मेन एम था। तो इस वजह से हमारे ऊपर जो उन्होंने अटैक किया, उनके काफ़ी जगह उन्होंने जाना था, जो उनके पास से मैप रिकवर किए थे हमने, ओके उसमें उन्होंने जो स्क्वायर मार्क किए हुए थे वो अलग अलग जगह पे उन्होंने काफ़ी डैमेज करना था। मगर उनका जो फर्स्ट जो एंट्री था वो हमारी रेजिमेंट में हो गई, तो उनको पता नहीं था कि अभी ये सिंह इज किंग यहाँ वेट कर रहे हैं और इनका सफाया यही होना है। जी सर, आप ऐसे ही कह सकते हैं कि वो गलत जगह फंस गए और हमारी रेजिमेंट में उनका जो सफाया हुआ उनका सर। और एक तो ये फ़ायदा हो गया कि जब वो फायरिंग चल रही थी तो वो डॉर्मेंट हो गए और आप लोगों ने भी अपने एमुनेशन कंजर्व रखा। मीनवाइल आपकी रेजिमेंट पीछे से आई, उसके बाद क्या हुआ? मेरी सर जब तक रेजिमेंट मेरी सामने से आ रही है तो लाइटें रात को चल रही थी, मैंने लड़के को बोला कि अपनी रेजिमेंट पहुँच गई। तो हमारे को हौसला हो गया कि हमारी रेजिमेंट पहुँच गई, अभी नहीं छोड़ेंगे। तब तक सीयू साहब जो बाद में बात कर रहे थे, साहब बोले कि मैं जो कैस्पर को लीड कर रहे थे वो सीधा कैस्पर लेकर के जो मिलिटेंट बैठे हुए थे हमारे, तो उस टाइम शांति था पूरा, कुछ भी आपने भी फायरिंग बंद कर दी थी? हमारी भी फायरिंग बंद थी, मिलिटेंटों की तरफ से भी फायरिंग बंद थी। हम एम लेकर के बैठे हुए थे, वहाँ से हिलजुल नहीं हो रही थी, तो हम भी फायर नहीं कर रहे थे, तो वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा था। पानी की आवाज़ आ रही थी जो झेलम रिवर की, अच्छा, बिल्कुल शांत था। सीयू साहब बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को किसी ने गलत फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, प्रैंक? ये तो गनेरिया तो आराम से सब ऐसे शांति से बैठे हैं, या लाइटें चल रही है, लाइट भी जल रही है, करेक्ट। तो लाइटें तो बंद होती। तो सीयू साहब बोले कि जो ड्राइवर था उसको बोले कि आप इसका जो विंडो है, रियर विंडो होता है कैस्पर का, कैस्पर जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी है, तो उसको जब खोला ड्राइवर ने, तो मिलिटेंट जो छुपे हुए बैठे थे क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका कैस्पर के ऊपर। कैस्पर के ऊपर। अगर तो वो वेट करते तो कैस्पर का गेट खुलना था और उन्होंने अंदर ग्रेनेड फेंका। माय गॉड, वो अभी खुल ही रहा था, उन्होंने जल्दी से ग्रेनेड फेंका तो पता चल गया अंदर एक लड़के के हमारे पैर में छल्ला लगा उसका ग्रेनेड का। तो सीयू साहब ने बोला ड्राइवर को बंद करो, तो उन्होंने जल्दी से बंद किया और लड़के को खींच लिया। ओके फिर वो कैस्पर घुमा करके गेट की तरफ। ओके तब तक मैं लड़के को जो मेरे साथ था उसका फ़ोन लिया और सीयू साहब को कॉल किया। सीयू साहब का जो फ़ोन था वो टूआई साहब के पास में था। वो बोले साहब हम गेट पर आ गए। तो मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि साहब जो मिलिटेंट है वो हमारे सामने जो वॉशरूम है टीन वाले, उसके अंदर मिलिटेंट। के आते हैं अंदर और वो नज़दीक आकर के मेरे से 10-15 मीटर पे होंगे। उन्होंने वो कैस्पर के ऊपर जो ढक्कन होता है उसको उठाया, बोले साहब कहाँ मिलिटेंट है? तो ये लड़का, मैं वो जो लड़का मनप्रीत सिंह था फर्स्ट में जिसको हिट हुआ था, वो लड़का पड़ा था। बोला साहब ये, मैं बोला साहब इसको उठाना नहीं है, इसके साथ में मिलिटेंट है, ये आपके साथ में वॉशरूम है उसके अंदर। तब तक वो मिलिटेंट वहाँ से उठ खड़ा हुआ। ओके वो आया और वो फायरिंग करने लगा कैस्पर के ऊपर। तब मेरे साथ जो लड़का था हवलदार गुरदीप सिंह और हम थे, मैंने उनको बोला कि अभी फायरिंग कर इसके ऊपर, अभी से साला भागना नहीं चाहिए। आमने सामने है, आमने सामने हो गए। तब तक हम उनके ऊपर फायरिंग करने लगे। मिलिटेंट को जब वो शीशे के ऊपर फायर कर रहा था तो गोली उसके अंदर तो जा नहीं रही थी,
फिर उसने उसके टायर डैमेज किए कैस्पर के। टायर बुलेट प्रूफ नहीं होता। टायर बुलेट प्रूफ नहीं, रबड़ के टायर होते हैं तो नॉर्मल जो होते हैं, तो वो टायर डैमेज हो गए। जो उसका ड्राइवर था वो लड़का आरआर से आया था, उसको एरिया के बारे में इतना ओरिएंटेशन नहीं थे। फर्स्ट बार ही इंटर हुआ था, रात को उसको उठा के लेके जैसे यूं ऑपरेशन में लेके आ गए थे। साथ में उसका पार्ट बना वो, तो वो लड़के ने कैस्पर घुमाया, वो वापस वो गेट की तरफ कैस्पर गया। तब मैंने जो मेरे साथ हवलदार था गुरदीप सिंह, मैंने उसको बोला अभी ये मिलिटेंट यहाँ से भागेंगे, इनको पता चल गया वहाँ से तो ये आगे से तो जा नहीं सकते, तो इनका एग्जिट एरिया हमारी तरफ से ही होगा और उधर फैमिली क्वार्टर भी थे, तो ये नुकसान करेंगे अगर यहाँ से निकल गए हमारे को, फिर ये। अच्छा, वहाँ फैमिली रह रही थी? वहाँ जो टीए बटालियन जो हमारे साथ ग्रिफ की थी, उनके साथ टीए बटालियन के गार्ड थे, उनके फैमिली क्वार्टर थे। ओके। और वो वहाँ से अगर उतरते तो फैमिली का अड़ लेकर के वहाँ से निकल सकते, नुकसान कर सकते थे। नुकसान हो सकता था बच्चों का और फैमिली का। तो हमने उनको वहाँ से न्यूट्रलाइज करके रखा। तब तक मैंने सी साहब को दोबारा कॉल किया, साहब ये मिलिटेंट यहाँ पर है। साहब बोले आप टेंशन ना लो, हम 2 कैस्पर यहाँ से भेज रहे हैं। तब एक कैस्पर को लीड करके हमारे सीओ साहब और उनकी क्यूआरटी टीम, और एक कैस्पर में हमारा बीसी साहब और उसकी क्यूआरटी टीम, वो जब हमारे सामने जहाँ पर वो वाशरूम थे वहाँ पर आए, तो मैंने उनको बोला कि साहब आप इसके ऊपर चढ़ाओ, टीन के ऊपर, वाशरूम के ऊपर। वाशरूम के ऊपर, इसके अंदर मिलिटेंट है। ओके। तब फिर वो साहब ने वो कैस्पर जो ड्राइवर था उसने कैस्पर घुमाया उसके ऊपर, वो मिलिटेंट वहीं पर वो, हम भी फायरिंग कर रहे थे, कैस्पर से भी फायरिंग हो रहा था, म्यूचुअल सपोर्ट से वो 2 मिलिटेंट हमने मार गिराए। और जो 3 मिलिटेंट और 1 मिलिटेंट जो पत्थर के साथ में जो था फायरिंग कर रहा था, वहाँ पर उसको हमारा जो दूसरा कैस्पर था और उसके बाद ये वाला दूसरा कैस्पर भी म्यूचुअल रेजिमेंट हमारी जो पहुंची थी क्यूआरटी टीम, उन्होंने घिराव किया उसका और वो फायरिंग करते रहे। उनको म्यूचुअल फायरिंग से हमने 4 मिलिटेंट दूसरे जो थे हमारे बंकर में थे वो हमने मार गिराया। टोटल 6 मिलिटेंटों को आपने ख़त्म कर दिया? हाँ सर, टोटल 6 मिलिटेंट थे जो उस ऑपरेशन के अंदर हमने, जो 6 मिलिटेंटों ने हमारे अंदर इंटर किया था और 6 के 6 मिलिटेंट हमने वहाँ पर मार गिराए थे। और उनके साथ क्या क्या था मिलिटेंट्स के अलावा? मिलिटेंटों के पास से सर हमने जो रिकवर किया था उसमें 6 तो AK-47 थे। ओके। 2 शॉट गन थी और करीब 56 के करीब मैगजीन थे AK-47 के। और एक मैगजीन में कितनी गोलियां होती? एक मैगजीन में सर अप्रॉक्स 32 के करीब गोलियां आती है उसमें। ओके। और जो 1453 के करीब हमने जो लाइव जो राउंड बचा हुआ था फायरिंग के बाद वो हमने रिकवर। और ग्रेनेड कितना बचा? और 31 के करीब हमने जो रिकवर हैंड ग्रेनेड रिकवर किए उनसे। तो बहुत बड़ा प्लान लेके आए थे। बहुत बड़ा उनका सर प्लान था, उनका मंसूबा कई दिन रुकने का था और मल्टीपल टारगेट थे और उनका खाने पीने का सामान था, उनके पास ड्राई फ्रूट था। ओके। वो रुकने के लिए आए थे यहाँ पर। तो ड्राई फ्रूट क्या इंडिया का था? नहीं सर, इंडिया का कुछ नहीं था उनके पास। जो बिस्किट वगैरह थे, जो खजूर वगैरह, वो पाकिस्तान का। अच्छा। उन्हीं के सिटी का ही उनके नाम था, उनके सिटी के ही जो पाकिस्तान के। ओके। वो रिकवर किया। उसके बाद मेरे बीसी साहब आते हैं सुबह जब उजाला हो जाता है, तो उससे पहले सर एक जो लड़का मेरे साथ था गुरदीप सिंह, उसके घर से फ़ोन आया। क्योंकि वो फायरिंग हम कर रहे थे तो उसका फ़ोन मैं ही यूज कर रहा था। सी साहब को कॉल किया जाए इधर, तो वो फ़ोन मैंने उठाया सर। तो उसकी वाइफ का फ़ोन था, नंबर सेव किया हुआ था। तो वो क्योंकि उस टाइम मीडिया काफ़ी एक्टिव हो रखा था और ऊपर जब हम देखते थे पहाड़ी के ऊपर मीडिया वाले कैमरे, लाइव कवरेज चल रहा था। आप टीवी पे आ रहे थे? हम टीवी पे आ रहे थे, ये हमारे को बाद में पता चला, मगर वो मीडिया वाले हमारे को दिखाई दे रहे थे। तो हमारे दिमाग में आया कि ये टीवी पे तो अभी इतना हाईलाइट हो गया तो ये पूरा घर वालों तक बात पहुंच जाएगी। तो हमने जो उसकी वाइफ का कॉल आया तो मैंने उसको उठाया, बोली कहाँ पर हो? तो वो शायद उनको पूछना चाह रही थी, हवलदार। तो मैंने उनको बताया कि मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ, तो वो नहाने गए हैं, 5-7 मिनट में आते हैं, फिर हम आपकी बात कराते हैं, तो कहीं पैनिक ना हो जाए, इस वजह से मैंने उनको ये रिप्लाई दिया। ठीक है। फिर मेरे को ध्यान में आया कि यार ये तो मेरे घर में भी टेंशन हो रखी होगी। वो फैमिली की आप बात बोल रहे थे कि फैमिली का कैसा माहौल होगा, तो तब हमारे को फैमिली जा करके याद आई जब ये ख़त्म हो गया। तो मैंने नंबर डायल किया अपने घर का, तो मेरी वाइफ ने फ़ोन उठाया, तो मैंने उनको बोला कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपने सीधे कह दिया मैं ठीक हूँ? मैंने उनको, हाँ, मैंने सोचा कि टीवी देख रहे होंगे, अभी सबको पता चलेगा। मेरे को नहीं पता था कि इनको ये चीज़ पता नहीं है। तो सर्दी का टाइम था, वो चाय चूहे पी रहे थे सुबह। तो बोली,
उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो मैं उसी टाइम समझ गया कि इनको पता नहीं। ठीक है। तो मैंने दूसरा वर्ड नहीं बोला, मैंने बोला मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरा फ़ोन अभी थोड़ा बंद रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना, मैं बाद में कॉल करूँगा, मैं ठीक ठाक हूँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में कॉल कर लेना। तो मैंने फ़ोन रखा। उसके बाद बठिंडा में मेरे इन-लॉज़ रहते हैं जी। तो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, और फादर इन लॉ सुबह सुबह टीवी गुरबानी वगैरह लगा लेते। तो उसमें वो टीवी में वो चल रहा था, पहले जैसे न्यूज़ कहीं उन्होंने स्क्रॉल किया तो न्यूज़ में आ रहा था ये ऐसे ऐसे करके आर्टिलरी के गन एरिया में अटैक हो गया। तो फादर इन लॉ आर्मी में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो आर्टिलरी में ही सर्विस की है। तो उनको पता था कि उस एरिया के अंदर तो मैं एज ए कमांडर हूँ। तो वो नीचे स्क्रॉल हो रहा था उसमें कि जो एएसआई साहब थे उनको बता रहे थे आर्मी का एक जेसीओ साहब और इतने जवान शहीद हो गए। तो उसने बोला कि जेसीओ तो वही था अकेला, तो वो शहीद हो गया। तो फादर इन लॉ ने मदर को बताया, मदर इन लॉ को, तो वो टेंशन में आ गए कि शहीद हो गया। उन्होंने मेरे दोस्तों को कॉल किया, जो मेरे लोकल फ्रेंड के नंबर थे उनके। ओके। तो दोस्त बोले कि सर अटैक तो हुआ है मगर अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा। उन्होंने वैसे ही दिल रखने के लिए बोल दिया कि हाँ वो ठीक है, मगर पता उनको उस टाइम नहीं था। जी। फिर उन्होंने डरते डरते मेरे घर में कॉल किया फादर इन लॉ ने। तो वो वाइफ को कॉल किया, बोले ऐसे ऐसे करके गुरप्रीत कहाँ है, कैसे है? बोली ठीक है। बोले उसका फ़ोन कब आया था? बोले अभी आया था। बोले अभी फ़ोन आया था? बोले हाँ। बोले उसने बात किया? बोले हाँ किया बात। फिर उन्होंने बताया टीवी लगाओ, उसमें तो ये इंसिडेंट हो गया। फिर वो टीवी लगाया, उसमें पूरा चल रहा था। तो तब वो कॉल लगा रहे थे, तो फिर उस टाइम तो हम फ़ोन फान हमने रख दिए साइड में, तो हमारे पास नहीं थे। तब तक सुबह हो गया था। तब तक सुबह हो गया। जब ये पूरा मिलिटेंट जब मार गिराए, उसके बाद मेरे बीसी साहब क्यूआरटी टीम मेरे पीछे से, जहाँ हम लेटे हुए थे उस साइड से आए, टीएफ बटालियन की साइड से। तो उन्होंने आवाज़ लगाया, बोले गुरप्रीत साहब ऑपरेशन ख़त्म हो गया, आप अपने बंदे काउंट करो जो आपके पास मैन पावर थे। ओके। तो एक तो मेरे को कन्फर्म था, जो लड़का मनप्रीत सिंह फर्स्ट में जिसको जो शहीद हो गया। वो शहीद हो चुका है, उसको एम्बुलेंस ले गई थी उस टाइम। ओके। और बाकी लड़कों का भी मेरे को कन्फर्म था कि वो 4 लड़के इसमें सो रहे थे, वो अभी बचे नहीं होंगे। ओके। तो मगर फिर भी हमने जो कैस्पर था उसके अंदर मेगाफोन लगा करके मेरे को बोले साहब आप आवाज़ लगाओ, शायद आपकी आवाज़ सुन करके उनको पता चलेगा। तो मैं वहाँ से उनको अनाउंसमेंट किया, मगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो एक पैरा एसएफ के साहब थे, मेजर साहब। तो साहब बोले कि साहब कहाँ हो सकते हैं? और साहब ये सामने मेरे बैरिक है, यहीं पर हम फायर कर रहे हैं 4 घंटे से, इसके अंदर ही हो। और उसमें आग लगी थी। जिसमें आग लगी थी जी। तो साहब ने फिर बोला कैस्पर थी हमारे पास, जो कैस्पर को उसमें हिट किया और गेट उसका गिरा एक साइड से। तो फिर जो पैरा एसएफ के मेजर साहब थे वो जंप करके नीचे गए, अंदर चले गए। तो उनकी ट्रेनिंग होती है इस चीज़ के लिए। वो अंदर गए और जा करके उन्होंने हमारे कंधे पर हाथ रखा, बोला साहब आपके लड़के अंदर डेड बॉडी उनकी जल रही है, वो चारों अंदर है, तो पानी लेकर के आओ। फिर हम पानी की बाल्टी लेकर के गए, उनकी जो डेड बॉडी वो आग की वजह से जल रही थी उसको बुझाया। तो 4 लड़के हमारे वो अंदर, और टोटल जो एक मनप्रीत सिंह, 5 लड़के हमारी रेजिमेंट के जो फर्स्ट अटैक में शहीद हो गए सर उसमें। गुरप्रीत जी, ये तो एक बड़ा साहसिक घटना है, और जिसको आपने फेस किया है, अपने जवानों को, अपने साथियों को अपने सामने शहीद होते देखना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने अपने यूनिट का ही नहीं, बटालियन और सेना का मान रखा। और हो सकता है परमात्मा ने आपको इसी दिन के लिए सेना में भेजा हो, इस धरती पे भेजा हो, ताकि देश का, सेना का नाम रोशन करें। बिल्कुल सर, जैसे कोई प्लेयर होता है, अगर आप क्रिकेट का लगा लो, तो प्लेयर का सपना होता है कि मैं वर्ल्ड कप जीतूं। तो एक जो सोल्जर भर्ती होता है, उसका सपना क्या हो सकता है कि मैं जब लड़ाई लगे, वार लगे, तो मैं लड़ाई में पार्टिसिपेट करूं और उसको जीतूं। तो मेरे को ये 2 बार मौका मिला। एक बार कारगिल वार में मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और एक बार जो मेरा खुद ये इंसिडेंट हुआ, जो गन एरिया में अटैक हुआ, इनको हमने फेस किया और हमने उसमें सफलतापूर्वक हमने उसमें सक्सेस हासिल किया। तो गुरप्रीत जी, पूरे ऑपरेशंस में किसको अवार्ड्स या फिर गैलेंट्री से किसको नवाजा गया? सर इस ऑपरेशन में एक तो जो पंजाब रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प साहब थे, उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था। आफ्टर डेथ, पोस्टमसली, मरणोपरांत उनको शौर्य चक्र दिया गया था। हमारी रेजिमेंट के जो गंदर मनप्रीत सिंह थे, उसको सेना मेडल गैलेंट्री मरणोपरांत मिला जी। उसके अलावा हमारे बीसी साहब
और मेरे को उसमें सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया था। बहुत बढ़िया। गुरप्रीत जी, आप रिटायर होकर अब पंजाब में आ गए हैं। पंजाब सरकार गैलेंट्री, सेना गैलेंट्री अवार्ड विनर के लिए क्या करती है, उसके लिए क्या उनके तरफ से सहयोग रहता है? सर, पंजाब सरकार पूरी अगर हम कंट्री की बात करें तो मेरे को लगता है जो पंजाब स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें गैलेंट्री अवार्डी के लिए कैश अवार्ड दिया जाता है। जी। जब मेरे को अवार्ड मिला था उस टाइम ऑप्शन थे सर, या तो आप लैंड प्लॉट ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हो, या फिर आपको वन टाइम कैश अवार्ड आप ले सकते हो। तो जो लैंड वाला ऑप्शन था उस टाइम काफ़ी पेंडिंग पड़े थे, तो मैंने कैश अवार्ड चूज़ किया था। मेरे को 7 लाख वन टाइम उन्होंने, जो अभी 14 लाख है आई थिंक। अभी वो 14 लाख हो गया। अलग अलग मेडल का अलग अलग है सर। ओके। तो सबसे ज़्यादा मेरे को लग रहा है पंजाब गवर्नमेंट वो परिवार और बच्चों के लिए? परिवार और बच्चों के लिए सर, जैसे कोई फंक्शन होता है जहाँ कुछ भी कोई इवेंट होता है, उसके लिए मेरे को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, और जहाँ मोटिवेशन करने के लिए, लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। और बच्चों के लिए जो भी गवर्नमेंट का जो कोटा होता है उसमें आर्मी के लिए अलग से, गैलेंट्री अवार्डों के लिए अलग से, और जो शहीद हुए उनके परिवार के लिए अलग से उनका कोटा रहता है। उनका काफ़ी ध्यान रखा जाता है स्टेट गवर्नमेंट में हमारे। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट की। जी सर, मैं इसको बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव मानता हूँ। और गुरप्रीत जी, हम आगे बढ़ गए, उससे पहले जो साथी आपके साथ आज नहीं हैं, आप बिना बोले हम जान रहे हैं कि आप उनके बारे में कुछ तो सोच के कुछ तो लिखा ही होगा। आप 2 लाइन क्या उन शहीदों के बारे में सुना सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगा, जो मेरे साथी थे। उनके लिए बोलना चाहूँगा सर, तुर गए जो सिरनावे कित्थों लभांगे। मैं थोड़ा पंजाबी में बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही भाव रहेगा उनके लिए। तुर गए जो सिरनावे कित्थों लभांगे, गूढ़े वो परछावें कित्थों लभांगे, तेरी वर्गी सूरत नजरी पै जांदी, पर आवे तेरी थावें कित्थों लभांगे। तो ये मेरे शहीदों के लिए। गुरप्रीत जी, हम लोग देख भी रहे थे कि आपके मन की भावना आज भी आप उन अपने साथियों के लिए आहत हैं, और हमारी टीम की तरफ से भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, और उनके पूरे परिवार के लिए भी। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। गुरप्रीत जी, आप अपने सेकेंड इनिंग में हैं, सेना में आपने बेहतरीन कार्य किया। इसके बाद समाज के लिए भी आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को सर, सबसे पहले तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, कुछ उसके लिए भी मैं किसी की लिखी हुई लाइनें बोलना चाहूँगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप एक बार जिद तो करो, और डिसिप्लिन में रह कर के कोई भी चीज़ है वो हासिल की जा सकती है। अब वीरता और शौर्यता के जीते जाते मिसाल हैं, इससे ज़्यादा और कौन प्रेरित हो सकता है इन लाइनों से? और आई होप जो युवा देख रहे हैं और गुरप्रीत जी से प्रेरणा लें। डिसिप्लिन लाइफ देश के लिए, इनसे बड़ा मिसाल हमारे पास नहीं हो सकता जो हम आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं। गुरप्रीत सर, आतंकवादियों की गोलियों से आप बच गए और आपने देश को बचाया, सेना का मान बढ़ाया, लेकिन हम और विनीत सर आज आपके ऊपर रैपिड फायर करने वाले हैं। देखते हैं आप कैसे बचते हैं। सबसे पहला सवाल, दुश्मन अगर आपके सामने टैंक लेके खड़ा हो, आप क्या करेंगे? सर, वीर अब्दुल हमीद की तरह टैंक को उड़ा देंगे। फील्ड में रहते समय घर की कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा याद आती है? फैमिली। आतंकवादियों के सामने जब पहली गोली चलाई थी, दिल की धड़कन तेज थी या ट्रिगर? दिल की धड़कन से ज़्यादा सर ट्रिगर तेज था। अखनूर से कारगिल, 99 का कारगिल, अगर इस जर्नी को एक शब्द में बयां करें तो क्या रहेगा? ट्रेनिंग सर। ट्रेनिंग। जी सर। अगर आपकी ज़िंदगी पे कोई फिल्म बने तो हीरो कौन होगा? डेफिनेटली सन्नी पाजी। अगर आपकी वर्दी बोल पाती तो क्या बोलती? काश मेरी वर्दी बोलती तो मेरे मेडल का रंग और ढंग कोई और होता। सेना का गैलेंट्री अवार्ड मिला, आपकी धर्मपत्नी जी का क्या रिएक्शन था? घर के जीरो, बाहर के हीरो। सेना में काम करना मुश्किल था या घर का कामकाज? घर का कामकाज करना मुश्किल है। इसके लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर आपको मौका मिला राजनीतिक रूप से कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, वो क्या होगा? डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी
क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आप अपना मेडल समर्पित करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जो लड़के मेरे साथ शहीद हुए हैं उनको मैं अपना मेडल समर्पित करना चाहूँगा। आपकी सबसे कठिन पोस्टिंग और क्यों? सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि उसमें 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, एक तो दुश्मन के साथ और एक अपने आप को वेदर के साथ लड़ना पड़ता है। ऑप सिंदूर के टाइम में अगर आपको आर्मी से ऑर्डर आता आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए वर्दी में, आपका क्या रिएक्शन रहता? सर मैं पक्का जाता, और आगे से भी अगर ऑर्डर मिलेगा तो मैं जाना चाहूँगा और फ्रंट लाइन में जाना चाहूँगा। गुरप्रीत जी, शादी होने के बाद आप किसका ऑर्डर ज़्यादा मानते थे, यूनिट कमांडर का या मैडम का? घर में तो सर मैडम का, और रेजिमेंट में यूनिट कमांडर का। अगर सेना का कोई एक ऐसा नियम जो आज राजनेताओं में आप डालना चाहें या पालन करवाना चाहें तो क्या होगा? डिसिप्लिन और ईमानदारी सर। वेट कैंटीन की कौन सी ऐसी बात जो आज मिस करते हैं आप? सर दोस्तों के साथ में बैठ के एसएम साहब और सीओ साहब की चुगलियाँ। साथियों, एक सैनिक की जुबानी आज हमने इस एपिसोड में जाना कि वर्दी पहनना एक नौकरी नहीं है, एक तपस्या है। नायक सूबेदार AIG गुरप्रीत सिंह जी जैसे वीर हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज उन्हें रियल टॉक विद राकेश शर्मा में उन्हें सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, और इनको देख के लाखों करोड़ों युवा प्रेरित होंगे। एक बार पुनः विनीत सर, आपका बहुत धन्यवाद। और गुरप्रीत सर, आप दिल से जो बात किया, लोगों तक पहुंचाया, और अपनी सारी बातें इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस तक पहुंचेगी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, आभार। अगेन आपका दिल से सलाम, जय हिंद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा अगर मेरी इस स्टोरी से या इस पॉडकास्ट से कोई एक भी युवा प्रेरित होता है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझूंगा। ये आपकी बहुत बड़ी उदारता है गुरप्रीत जी। इतने डेकोरेटेड ऑफिसर होने के बावजूद आप में जो हम्बलनेस है और जो शालीनता है वो डेफिनेटली आज के युवा को प्रेरित करेगी। और हम चाहते हैं ये पॉडकास्ट वो देखें, और उनको अगर कुछ डाउट है और कुछ आपके बारे में समझना है तो कमेंट के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ज़रूर उनका संपर्क आप तक करवाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारी इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारी फिल्मी नहीं, नायब सूबेदार गुरप्रीत सिंह जी की जो रियल स्टोरी है, इसको अपने साथियों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि युवाओं में एक प्रेरणा बने और लोग और हमारे देश के युवा सेना के साथ जुड़े। तो ये थी आज की रियल स्टोरी। आप इसी तरह की रियल स्टोरी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आज के इस पॉडकास्ट में कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर डालें। आपकी राय के अनुसार हम कोशिश करेंगे कि भारत के उन सूरवीरों को इस मंच पे लाएं और उनकी कहानी आप तक पहुंचाएं।